तो वेलकम टू डे 2। मैं यहाँ से म्यूट कर रही हूँ बट आप लोग ना कर पाएंगे, राइट? ओके। सो लिटिल रिकैप। हमने कल पढ़े थे नंबर्स 1 to 9। 1 to 9 नंबर्स की फॉर्म में हमने कल प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स को पढ़ा। तो 1 क्या है? लीडरशिप। 2 क्या है? सेंटिमेंट्स। 3 क्या है? नॉलेज। 4 क्या है? डायरेक्शन। 5 क्या है? बुद्धि और कम्युनिकेशन। 6 क्या है? लग्जरी। एक एक वर्ड्स में बता रही हूँ। 7 में हमने पढ़ा डीपनेस ऑफ थॉट्स, वो एनालिटिक पावर देता है आपको। 8 क्या देता है हमें? 8 क्या देता है? स्ट्रगल्स एंड डिलेज देता है। 9 क्या देता है हमें? कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग, करेज देता है आपको काम करने का, राइट? ये हमने 1 to 9 में कल डिटेल में पढ़ा। आज मैं आपको ना इनकी स्टोरीज बताऊंगी ताकि हमें ये समझ में आए कि हम जब इन प्लैनेट्स की एनिमिटी या फ्रेंडशिप को देखते हैं तो वो हम किस फॉर्मेट में देखते हैं। सबने सुना है सूर्य और सैटर्न की आपस में दुश्मनी है। हम देखते हैं कि जुपिटर और वीनस की आपस में दुश्मनी है। तो ऐसा क्या है इनके बिटवीन में कि इनकी दुश्मनी पैदा हुई? ठीक है। तो पहले हम समझेंगे सूर्य की एनिमिटी क्या है। सूर्य की एनिमिटी किसके साथ है? सैटर्न के साथ है, राइट? अब सूर्य क्या है? सूर्य देवी अदिति का पुत्र था। जब देवी अदिति का पुत्र पैदा हुआ था, दानव उस समय भी थे। मतलब ये शुरू से ही चला आ रहा है, जब हमारी दिति और अदिति दो थी और इनके थ्रू ही हमारे दानव और मनुष्य यानी कि देवता की फॉर्म में पैदा हुए। जो आगे जनरेशन टू जनरेशन चीजें चली और उसी जनरेशन का, देवताओं की जनरेशन का नतीजा हम लोग हैं। हमारी धीरे धीरे आगे जो ऋषि मुनियों से हम लोग आगे एंसेस्टर्स हमारे बनते गए। तो जब उनका पुत्र पैदा हुआ, वो बहुत ही ब्राइटनेस वाला था और जब भी वो बैटल फील्ड में खड़ा होता था सिर्फ देखने मात्र से ही बाकी राक्षस जो थे वो एशिज में कन्वर्ट हो जाते थे, क्योंकि उनका तेज ही इतना था, इतना ताप ही इतना था। अब इससे क्या हुआ, जब अदिति ने पुत्र पैदा किया तो अदिति के जो पुत्र थे, जो राक्षस थे, अदिति परेशान होने लगी कि ये तो यार सही पुत्र पैदा किए तो मेरे बच्चों को मार देंगी। तो उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा से प्रे किया कि ये कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरे पास अभी इसका कोई आंसर नहीं है, बट फ्यूचर में इसका आंसर होगा। इस फ्यूचर का आंसर मैं भी आपको भी यहाँ पर दूंगी बाद में। पर खैर इसी तरह से सूर्यदेव की बाद में शादी हुई। शादी हुई उनकी एक संज्ञा नाम की लड़की से। संज्ञा थी विश्वकर्मा जी की पुत्री, जिस विश्वकर्मा डे को आप दिवाली के बाद मनाते हैं। जो चारों जिनको बोलते हैं ना आर्किटेक्ट, तो विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। विश्वकर्मा जी को वास्तु आर्किटेक्ट ये सब चीजें आती थी। उनकी पुत्री थी संज्ञा। संज्ञा की शादी हो जाती है सूर्यदेव के साथ और सूर्यदेव का तेज और ताप इतना था कि संज्ञा शुरू में तो खुश हुई, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो पति है बहुत ही ताप वाला है, ब्राइटनेस वाला है, रॉयल है, किंग है, ऑथोरिटिव है, लीडरशिप उसके अंदर अपने आप में, इसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। पर धीरे धीरे जब होने लगता है ना, बहुत ताप के पास रहने लगते हैं तो हमें ताप सहन नहीं होता, राइट? थोड़ी देर बाद लगता है ना भैया बहुत डोमिनेंस कर लिया तुमने, अब हमारी भी बारी है ना? तो इस तरह से संज्ञा देवी ने उनको कई बारी ना रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा अपना ब्राइटनेस कम कर लीजिए, मेरे से ना ये टॉलरेट नहीं होती है। अब सूर्यदेव ठहरे सूर्यदेव, ऊपर से राजा, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तो राजा हूं, मैं क्यों ऐसा करूं। तो डोमिनेंस एंड अथॉरिटी उनके अंदर पूरी थी। इस तरह से देवी छाया ने उनको ना कई बार इस तरह की रिक्वेस्ट की, पर वो ना परेशान हो गया। अब इस तरह से देवी छाया, इनके जब प्रेम था, इनके इस प्रेम से इनके पुत्र और पुत्री भी पैदा हुए। इनकी एक पुत्री थी बाद में जो हनुमान जी की वाइफ भी बनी। इनके बच्चे थे स्वर्ण, मनु, छाया। छाया के भी 4 पुत्र हुए थे, आगे छाया की बताऊंगी आपको, ठीक है? तो संजना के और इनके उसी पुत्र से क्या हुआ था, श्रुवचला नाम की उनकी पुत्री थी, बाद में उसकी शादी हनुमान जी से हुई थी। तो जो इनके पुत्र पुत्री थे ना, उनके साथ संज्ञा बहुत बहुत ज्यादा अटैच थी और वो अपने बच्चों को सूर्य देव की ना सारी एक एक चीज बताती थी कि सूर्य देव के साथ किस किस तरह का तेज है। उसमें से यम और यमी भी एक उनके पुत्र है। एक था विश्वासत, ठीक है, विवासत, यम और यमी। यम और यमी वही है जिनके नाम से आज हम भाई दूज मनाते हैं।
एंड शुरू चला, ठीक है। अब देवी संजना एक बार जब ना बहुत ज्यादा होता है, टॉलरेट नहीं कर पाती, तो वो सूर्यदेव को बोलती है ठीक है, अगर आप ताप कम नहीं करे तो मुझे कुछ दिन के लिए ना तपस्या के लिए मुझे अपने फादर के पास जाने दो। तो सूर्यदेव कहता है ठीक है तुम जाओ, कब तक आओगी, जल्दी आना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, ऐसा करके। अब जो देवी थी संज्ञा, अब उनको था कि सूर्यदेव अगर मैं बहुत दिन तक वापस नहीं आई तो सूर्यदेव तो उनको ढूंढ ढूंढ के वापस ले आएंगे। तो वो उन्होंने ना एक हॉर्स का रूप बनाया और वो जंगल में घूमने लगी। अब जंगल में वो छुप के रहने लगी, तो वहां पे वो तपस्या, छुप के तपस्या कर रही थी घोड़ी की फॉर्म में। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो घोड़ी की फॉर्म बनी, जो उनकी अपनी, हमारी अपनी एक ना शेडो होती है, ठीक है, तो उनकी एक शेडो वहां पे रह गई। उसने उस शेडो को बोला, जिसको हम शेडो बोलते हैं ना, छाया। तो एक छाया निकली। तो उसने छाया को समझाया कि तुम जाकर ना मेरे घर को संभालो, क्योंकि सूर्यदेव मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ सकते हैं, और तुम संभालो, मेरे बच्चों के नाम ये हैं, तुमने उनको ऐसे संभालना है। अब छाया ने उस समय बोला भैया ठीक है भैया, जो हुक्म मेरे आका वाली बात होगी उस समय तो उसके लिए। तो छाया वहां पर चली गई। अब छाया वो सूर्यदेव के साथ रहने लगी। सूर्यदेव को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये संज्ञा नहीं छाया है। सूर्य बिल्कुल अनअवेयर थी इस बात से, वो उस देवी को ही छाया मानते रहे। अब उससे क्या हुआ, थोड़े दिन बाद क्या है, नारद मुनि ना घूमते घूमते वहां पर आए। नारद मुनि ने छाया को बोला कि तुम्हारा अपना क्या अस्तित्व है, हमारे अपने तो बच्चे हैं ही नहीं। तो छाया ने बोला कि ये मेरे ही तो बच्चे हैं, मेरे पास ये चार बच्चे हैं। तो नारद देव, क्योंकि उन्होंने और एक प्लैनेट को बॉर्न होने का समय भी आ गया था, हमारी इस प्रकृति के अकॉर्डिंग, जो ब्रह्म देव ने 9 प्लैनेट जो हमारे ये हुए ना, ये सभी बॉर्न हुए थे, सूर्य देव भी उनमें से एक थे, जब वो दिति के कोख से पैदा हुए। तो नारादेव ने कहा कि भाई तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या है, कल को अगर मान लो संज्ञा वापस आ गई तो तुम क्या है, तुम तो यहाँ पे उनको प्रेम न्यौछावर कर रही हो, तुम कहाँ जाओगी। तो संज्ञा देवी ना, संज्ञा देवी की जो छाया थी वो भी सोचने लगी। अच्छा, इस तरह से नारद देव ने उनके पास एक दो चक्कर काटे और उससे उनको ना समझाया। अब छाया के मन में भी पनपने लग गया कि हाँ, मेरा तो अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो कल को रानी से भी हट जाऊंगी, मेरे तो अपने कोई पुत्र नहीं है, मैं भी किसके सहारे जीवन बिताऊंगी। तो उसने एक दिन सूर्य को रिक्वेस्ट किया कि मुझे चार बच्चे चाहिए। अब सूर्यदेव परेशान। सूर्यदेव कहते हैं कि हमारे तो पहले से ही चार बच्चे हैं, तो हमें और क्यों चाहिए। उसने बोला कि नहीं, मुझे तो चाहिए, मुझे तो इसी प्रकृति के चाहिए। तो सूर्यदेव ने कहा ठीक है। अच्छा, अर्लियर टाइम में क्या होता था, फीमेल हैज फुल राइट टू बोर्न अ चाइल्ड आउट ऑफ हर डिजायर। जैसी उसकी डिजायर होती थी, उसको, उस पुत्र को या पुत्री को पूरा राइट होता था अपने हस्बैंड को कहने का। एंड इट इज अ वेरी राइट वे। अभी जब भी आज की जनरेशन में क्या है, या हम हमारे टाइम में भी ये क्या होगा कि हाँ ठीक है, चलो मैरिज होगी, वी आर गोइंग इनटू कॉन्सेप्शन पीरियड, बेबी हो गया, बच्चा हो गया, चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब चल रहा है आगे, बच्चों के साथ भी यही हुआ। पर हमारे वैदिक सनातन धर्मों में क्या लिखा है कि फीमेल को फुल राइट होता था। जैसे हमारे दानव, जो मनुष्य की फॉर्म में ऋषियों ने जन्म लिया, वो उन पत्नियों की, यानी कि उन ऋषियों की पत्नी की एक मन की उपज थी कि उनको कैसे बच्चे चाहिए। तो अदिति ने राक्षस प्रवृत्ति को, उसने सर्प को, राक्षसों को, और जैसे जीव जंतु होते हैं, उसने उसकी डिमांड की, तो उसकी कोख से उस तरह के लोग पैदा हुए। ऐसा गरुड़ में लिखा है, ठीक है। और जो दिति थी, उसने बोला कि मेरे शांत स्वभाव के हों, ऐसे हों, तेज वाले हों। तो इस तरह से ऋषि मुनि जो हमारे बने, सप्त ऋषि हैं, या और भी ऋषि आगे अत्रि हुए, वो जितने भी हुए आगे, वो सब उनकी संतानें बनी। तो इस तरह से ना फीमेल को राइट होता था पहले, उसको किस तरह के बच्चे चाहिए। तो उसने सूर्यदेव को बोला कि मुझे तो चार बच्चे चाहिए। अब सूर्यदेव करते क्या ना करते, ठीक है, वाइफ ने डिमांड की, उसने कहा ठीक है चलो तथास्तु। तो उनकी कोख से चार बच्चे पैदा हुए, जिसमें से एक थे स्वरनु मनु, शांति, ताप्ती और विष्टि। ये चार पुत्र उसके ही पैदा हुए। अब जब स्वर्ण मनु हो गए, उसके बाद जो उनकी पत्नी थी छाया, वो तपस्या में चली गई। अब वो तपस्या करके अब चाहती थी कि, जब उन्होंने देखा स्वर्ण मनु पैदा हुए हैं, उनके ऊपर तो वैसा तेज नहीं है जो सूर्य देव के बच्चों पर ज्यादा तेज है, उनके अंदर ज्यादा इंटेलिजेंस है, इनके अंदर तो उतनी नहीं है। तो उन्होंने तपस्या शुरू की। उधर से उन्होंने शिव की तपस्या शुरू की, और उधर से उन्होंने भूखे रहना भी शुरू कर दिया। तो एक तो भूखे पेट तपस्या कर रही थी, और ऊपर से कॉन्सेप्शन पीरियड उनका चल रहा था। तो उस कॉन्सेप्शन पीरियड के दौरान शनिदेव ने जन्म लिया। अब जब शनिदेव ने जन्म लिया, तो शनिदेव को देख के सूर्यदेव थोड़ा सा बुखला गए, कहते हैं तो मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता।
उन्होंने उसको नेग्लेक्ट किया, वो समझाती रह गई ये आप ही का पुत्र है। तो शनि उन्होंने सूर्यदेव ने मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता, इतना तेजहीन है, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तो इस तरह से छाया जो थी बहुत समझ नहीं आता उसको वो क्या करे। अब उसको क्या हुआ, थोड़ा सा डाउट भी होने लगा कि कुछ चक्कर तो नहीं है। और इसी बीच में क्या हुआ, उधर उसके बच्चे बड़े होने लगे धीरे धीरे, उसके चारों बच्चे। तो इस तरह से ना छाया देवी जो ऑलरेडी संज्ञा देवी के चार बच्चों को पाल रही थी, उनके टुवर्ड्स उसका नेचर बदल जाता है। अब इस बीच में धीरे धीरे क्या हुआ, वो इतना ज्यादा वो करने लगी कि वो उनके चारों बच्चों को सूर्य देव तक पहुंचने नहीं देती थी शिकायत करने के लिए। पर एक दिन किसी तरह से यमी ने हिम्मत करके अपने फादर को बताया कि माँ ना हमारे साथ ऐसा ऐसा करती है, वो हमें बहुत डराती है, धमकाती है, और हमें पूरा खाना भी नहीं देती है। सूर्यदेव ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पर उसने बोला कि नहीं आप खुद देख लेना। तो इस तरह से सूर्यदेव को पता लगता है ये। अब सूर्यदेव उसको आड़े हाथों लेते हैं कि बताओ क्या हुआ, ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने उसको धक्का मार के बहुत गुस्सा किया, उसको निकाल दिया। अब सूर्यदेव निकले अपनी बीवी को ढूंढने के लिए, यानी कि संज्ञा देवी को। अब संज्ञा देवी ने उनसे बोला कि हाँ ऐसे है। सूर्यदेव ने पहचान लिया कि वो हॉर्स की फॉर्म में घूम रहे हैं। और उस हॉर्स के फॉर्म में जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा आपकी पूरी क्या स्टोरी है। तो उन्होंने हॉर्स की फॉर्म में उनको पूरी स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे है, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे आपका ताप बहुत तंग कर रहा था। अब सूर्यदेव ने कहा कि ऐसे ऐसे वहां पर हो रहा है, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने फिर विश्वकर्मा जी को बुलाया जो उनके ससुर थे और संज्ञा के क्या थे, पिता थे। तो विश्वकर्मा कहते हैं वास्तु पुरुष होने के नाते उनको ना सब पता था कि उनके आसपास की क्या घटनाएं हुई हैं। तो विश्वकर्मा जी ने उनको सारी बात बताई कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, और मेरी बेटी तुम्हें छोड़ के यहाँ आई थी, और ये उन्हीं का ही पुत्र है। अब यहाँ पे एक टर्न क्या आया, तो उन्होंने अपनी वाइफ संज्ञा से सॉरी बोला, उनको बहुत प्रेम किया। उन्होंने बोला कि अच्छा मैम मुझे माफ कर दो, मैं कैसे करूं। पर इस माफी को मांगने के लिए उन्होंने भी हॉर्स का रूप लिया, सूर्यदेव ने। अब सूर्यदेव ने भी जब हॉर्स का रूप लिया तो उनकी वाइफ ऑलरेडी हॉर्स के रूप में थी। तो इस तरह से उनका वापस से प्रेम विहार शुरू हुआ। उस प्रेम के स्वरूप दो अश्वनी पुत्र उत्पन्न हुए, जिनको बाद में मेडिसिन के रूप में जाना गया। ठीक है। अब जब ये स्टोरी खत्म हुई, ये लोग अपने अपनी फॉर्म में वापस आए, अपने सूर्य लोक को वापस गए। अब यहां से जब उन्होंने छाया को बाहर निकाल दिया, अब छाया सोच रही थी मैं क्या करूं, मैं बहुत, अब वो दुखी रहने लगी क्योंकि उसको पता था अब तो वो उस सूर्य लोक में वापस नहीं जा पाएगी। वो अपने बच्चों को पाल रही थी। तो इसी बीच में जब वो उनको रोते हुए देखते थे तो शनिदेव ने पूछा कि माँ तुम क्यों रोती हो इतना। तो माँ ने एक दिन उनको सारी स्टोरी बताई कि ऐसा ऐसा स्टोरी है। तो शनिदेव ने उनको बोला ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, मैं मांगूंगा तुम्हारे लिए हक की बात। तो उनकी माँ ने बोला कि नहीं मैंने गलत किया था, तो तुम ऐसा मत करो। तो अगेन नारद मुनि इज कम देयर। नारद मुनि ने बोला कि तुम्हें ब्रह्मा जी ने कर्म के लिए पैदा किया है, न्याय के लिए पैदा किया है। तो तुम आज अगर अपनी मदर के लिए ही न्याय नहीं मांग पाओगे, तो कल बाकी जीवों के लिए जिसके लिए तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुम उनके लिए कैसे कर्म और न्याय की बात कर पाओगे। तो इस तरह से नारद मुनि ने सैटर्न को बहुत ज्यादा पुश किया कि उन्हें जाके बात करनी चाहिए सूर्य देव से। अब सूर्य देव के पास जब वो जाते हैं शनिदेव बात करने के लिए, पहले तो शनिदेव इनकार ही कर देते हैं कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। शनिदेव उनको सारी बात बताते हैं, फिर विश्वकर्मा आते हैं, फिर पूरी प्रूफिंग होती है, वैलिडेशन होते हैं, जैसे एक न्यायालय में होते हैं वैसे उसका का प्रूफिंग होता है। पर उस प्रूफिंग में इतना ज्यादा होता है कि आर्गुमेंट्स इतने बढ़ जाते हैं कि सूर्यदेव शनिदेव को बहुत तेज से गुस्सा कर देते हैं अपने साथ। तो शनिदेव को भी वापसी में गुस्सा आता है, शनिदेव सूर्यदेव को देखने लग जाते हैं। और उनकी दृष्टि को, क्योंकि उनकी माँ ने जब तपस्या की थी तो तेज को देखते हुए, बाकी बच्चों के सूर्य के बच्चों को तेज देखते हुए उसने शिव से वो की थी कि मेरा बच्चा भी जिसको देखे वो भस्म हो जाए, जिसके ऊपर भी वो दृष्टि डाले वो भी भस्म हो जाए, क्योंकि सूर्यदेव के अंदर ये सब ताकत थी। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया तथास्तु। अब उस तथास्तु का जो उनको रिजल्ट था वो सूर्यदेव के साथ देखने को मिला। सूर्यदेव उनको आर्गुमेंट्स कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा बढ़ रहा था, तो शनिदेव ने अपनी दृष्टि से उनको देखा। अब शनिदेव ने जैसे ही उनको दृष्टि से देखा, सूर्यदेव एकदम काले पड़ने लगे, जलने लगे बहुत ज्यादा। सूर्यदेव जलने लगे तो प्रकृति पे भी हाहाकार मच गया। तो ब्रह्मा देव को बीच में आना पड़ा, इंटरवेन करना पड़ा। तो उन्होंने शनिदेव को समझाया तुम्हारे पिता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और तुम अभी इतने छोटे हो, तुम्हें ये सब चीजें शोभा नहीं देती।
तो शनिदेव को उनको बोलते हैं कि माफी मांगो इनसे, और शनिदेव को उनसे माफी मांगने के लिए बोलते हैं। शनिदेव उनसे माफी नहीं मांगते, कहते हैं ठीक है मैं अपनी दृष्टि डालूंगा पर मैं माफी नहीं मांगूंगा जब तक वो मेरी मदर को मेरा राइट नहीं दे देती, जो मैं मांगने हैं वो नहीं दे देती। अब सूर्यदेव जब वापस वो होने लगता है तो उससे क्या होता है, अब जलने के स्वरूप उनका थोड़ा सा ताप भी कम हो जाता है। तो आज की डेट में जो हम सूर्य का ताप देख पाते हैं वो सूर्य का 16,000वां हिस्सा है जो ताप हम तक पहुंचता है धरती पर। तो डार्कनेस उनकी थोड़ी कम होगी, जो भस्म का वो था वो उनका कम हो गया। पर अब जब सूर्यदेव वापस आए तो उस फॉर्म में नहीं थे, अब इनके बीच में एक ईगो वाला रिश्ता और बना गया, एक तरह से पिता पुत्र का बन नहीं रहा था पर एक वो रिश्ता हो गया। तो ब्रह्मा देव ने उनको समझाया कि ये सब चीजें तो देखो सच है, तुम्हारा वो पुत्र ही है। तो सूर्यदेव ने कहा अच्छा ठीक है, मैं पुत्र मानता हूं इनको, बट मैं उसको अपने सूर्य रूप में नहीं रखूंगा, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो इस तरह से इनकी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो इस स्टोरी के ड्यूरिंग क्या होता है कि इनका एनिमिटी हमेशा बना रहता है, क्योंकि ना उसने माफी मांगी ना उसने उसको माफ किया। और ठीक है उसने कहा ये ना मेरे यहाँ रहेगा ना मैं इसे अपना पुत्र मानूंगा। तो सभी त्रिदेवताओं के भी इंटरवेयर करने पर सूर्यदेव एग्री नहीं हुए, तो इस तरह से उनका शनि लोक अलग बन गया और सूर्य लोक एक अलग बन गया। उनकी माँ छाया उनके साथ ही रहने लगी। इसलिए आप देखोगे शनिदेव कब आते हैं, शनि मंदिर आप कब जाते हैं, इवनिंग में जाते हो शनि मंदिर, सुबह तो नहीं जाते हो ना, छाया के समय जब सूर्य नहीं रहता। तो सूर्य और शनि का आप रूप भी देखोगे, आप सुबह उठते हो काम करते हो, जब आप थक जाते हो शाम होती है शनिदेव आते हैं। तो ये दोनों प्लेनेट ऐसे हैं, एक टाइम पे जगत में एक ही रहता है, दूसरे को आने के लिए पहले को जाना पड़ता है। इसलिए लाइफ में जब नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट को जानने के लिए पॉजिटिव आते हैं तो नेगेटिव जाते हैं, और पॉजिटिव आते हैं तो अपनी लाइफ को आप चलाते हो नेगेटिव से सीखकर। फिर जब हम बहुत टाइम तक पॉजिटिव रहने लगते हैं फिर कुछ नेगेटिव आ जाता है, फिर उस नेगेटिव से फिर सीख लेते हो और फिर आगे बढ़ते हो। तो आपको जिंदगी में जो बढ़ाता है आगे, वो आपको अंधेरा ही बढ़ाता है। शाम को घर आके क्या प्रैक्टिस करते हो, कल ऑफिस जाना है, कल ये करना है, कल हम ये काम करेंगे जाके, तो क्या करती है, आपको जो हिम्मत देता है वो शाम का समय देता है, क्योंकि ठंडक का समय होता है, छाया का समय होता है। शनि सोचने को मजबूर करता है तो आप उस टाइम पे आके सोचते हैं। इस तरह से 1 और 8 की एनिमिटी आती है। अब 1 8 की एनिमिटी के बाद आती है सूर्य और हनुमान जी की आपस में क्या रिलेशन है, ये इसके इतने प्रति लॉयल क्यों है। अब यहाँ पे स्टोरी क्या है, यहाँ पे हमने सूर्य को ना सूर्यवंशी भी माना है, यानी कि श्री राम, और 9 तो हनुमान जी हैं ही। अब हनुमान जी बचपन से ही शरारती थे, खाने पीने का उछल कूद का उनको शौक था, तो उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों ने उनको उनकी विजडम को देखकर, उनकी समझदारी को देखकर उनको बहुत सारी विद्याएं दी थी। तो एक दिन उनको लगा ये इतने मेरी माँ फ्रूट खिलाती है पर ये वाला फ्रूट उसने कभी नहीं खिलाया जो आसमान में इतना दूर ऑरेंज ऑरेंज चमक रहा है, मैं उसे भी खाऊंगा। तो उनको अपनी उड़ने की विद्या आती थी। तो एक दिन चल पड़े वो, ये वाला फ्रूट खाऊंगा मैं। उनको नहीं पता ये सूर्यदेव है। अब वो वहां तक पहुंचे तो परेशान होने लगे सब लोग सूर्यदेव के। अब जैसे ही वो उनको कोशिश करने लगे खाने की, तो सूर्यदेव ने उनको, इंद्रदेव भी परेशान ये क्या करने जा रहा है, उन्होंने अपना व्रत चला दिया और वो नीचे धरातल पर बिल्कुल। अब जब वो धरातल पे गिरे, क्योंकि वो पवन पुत्र थे, तो पवन ने चलना बंद कर दिया, हवा चलनी बंद हो गई। तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। और बाकी भी जो ऋषि मुनि है उनको आशीर्वाद मिले थे वो सब आके इकट्ठा हो गए, ये तुमने क्या कर दी ये वो। और सूर्यदेव पर परेशान की, यार ये तो सब मुझे फिर से मनाने आ गए, अब मैं क्या करूं। तो किसी तरह से जब उनको मनाया, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। और पवन देव ने कहा कि भैया ये मेरा पुत्र है, इंद्र की उनके पास स्पेशल कृपा थी। तो इस तरह से उनको और बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त हुए, और उस आशीर्वाद के थ्रू उनको पवन देव ने सूर्य देव को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको एथिक्स की, मॉरल की भी और विद्याएं दें, क्योंकि बहुत सारी विद्याएं आपको भी आती हैं, आप इनको दे। तो सूर्यदेव ने उस समय कहा हाँ हाँ मैं दे दूंगा दे दूंगा, तो मेरी तो जान बचाओ, अभी मुझे खाने वाले थे ये। तो इस तरह से सूर्यदेव ने ऊपर ऊपर से बोल दिया उनको, एक्चुअली में नहीं बोला है। अब हनुमान जी तो जिद्दी थे, जिद है, करेज है उनका, तो स्टबर्न है। पहुंच गए सूर्यदेव के साथ, सिखाओ मुझे। अब सूर्यदेव ने कहा भैया मैं ना अपने घोड़ों पे घूमता रहता हूँ, तो मैं घूम घूम के विद्याएं कैसे दूंगा, मैं एक जगह रुकूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी सृष्टि में। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं ना घूम घूम के विद्याएं ले लूंगा आपसे।
क्योंकि एजरनेस थी सीखने की। इसलिए 9 में कैसे होती, भूख होती है सीखने की, जो चीज सोच ली है वो तो करनी ही करनी है। तो सलमान खान वाले डायलॉग भी आते हैं, एक बार कमिटमेंट कर दिया ना तो करना ही करना है। तो हनुमान जी उनके साथ घूम घूम के विद्याएं लेने लगे और सूर्यदेव ने उनको फिर विद्याएं दी भी। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, सूर्यदेव ने उनको 14 विद्याएं सिखाई। उन 14 विद्याओं के बाद उन्होंने बोला कि मैं बाकी की 3 विद्याएं आपको नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि वो ना मैं किसी गृहस्थ वाले व्यक्ति को ही सिखाता हूँ, और आप तो गृहस्थ में हो नहीं, तो मैं 3 सिखाऊंगा नहीं। अब हनुमान जी ने कहा भैया मैं सीखने तो आया हूँ, अब मैं इनकम्प्लीट तो नहीं रहूंगा, सीखूंगा तो पूरी। तो अब क्या करूं। तो इसका आइडिया भी उनको सूर्यदेव ने दिया। सूर्यदेव ने कहा मेरी एक पुत्री है सुरुचला, वो हमेशा तपस्या में ही लीन रहती है, तो तुम उसके साथ विवाह कर लो। इस तरह से हनुमान जी ने उनकी पुत्री सुरुचला के साथ विवाह कर लिया। और विवाह होते ही सुरुचला तपस्या में वापस लीन होगी और हनुमान जी उनसे शिक्षा लेने वापस आ गए। तो इस तरह से उनका प्रॉमिस भी रह गया आजीवन ब्रह्मचारी का, और उन्होंने मैरिज भी कर ली। भारत में कर्नाटक के अंदर हनुमान जी और उनकी पत्नी सुरुचला का एक मंदिर है, ये पूरे भारत में एक ही मंदिर है उनका, जहाँ पे हनुमान जी को उनकी पत्नी के साथ दिखाया गया है। और कहा जाता है कि अगर किसी की लाइफ में रिलेशनशिप्स इस कदर तक आ चुके हैं कि हम रिलेशन खत्म करना चाह रहे हैं हस्बैंड वाइफ, तो वहां पे माथा टेकने से ही, उनको प्रेयर करने से ही चीजें ठीक हो जाती हैं, ऐसा आशीर्वाद है उस मंदिर में। और बहुत लोग जाते भी हैं। या आपको ऐसा लगता है हमारे रिलेशनशिप डिस्टर्ब है आपस में, तो वहां पे एक बार जाके कभी मौका मिले तो होके आइए। ठीक है। तो अब इस तरह से, अब सूर्य देव का हनुमान जी के साथ कैसा रिलेशन हो गया, 2 रिलेशन हो गया उनके साथ। एक तो शिष्य का और दूसरा दामाद का भी। अब वो शिष्य भी है दामाद भी है, तो लॉयल्टी किसकी बढ़ गई, उसके उसके फादर समान हो गए। तो हनुमान जी की लॉयल्टी किसके प्रति ज्यादा होगी, उनके शिष्य भी हैं, अपने गुरु के प्रति भी, और अपने जो उसके फादर इन लॉ है एज अ फादर उनके प्रति भी। तो 1 और 9 की लॉयल्टी जो थी वो 100% पर आ गई। तो सूर्यदेव को भी जब कहीं जाना होता है, कहीं युद्ध के लिए जाना है, तो कौन सेवा करेगा उनकी, हनुमान जी उनकी देख रेख करेंगे। तो इसलिए हनुमान जी को सूर्य देव का सेनापति कहा जाता है, क्योंकि वो उसकी रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए हनुमान जी जहाँ खड़े हो जाएं उसकी रक्षा सुरक्षा तो तय है। रामायण के समय में जब वो अपने इष्ट का वेट कर रहे थे, राम जी के पैदा होने का वेट कर रहे थे, तो उनको बड़ी तड़पन हो रही थी कि उनके इष्ट कौन है, क्योंकि इंद्रदेव ने उनको बताया था कि आपके इष्ट देव बनेंगे। तो उन्होंने बोला मेरा मकसद क्या है आगे। तो उन्होंने बोला कि अब इस जन्म में जब ये सतयुग आएगा, तो उस समय आपके इष्ट देव बॉर्न होंगे। तो उनके इष्ट देव को बॉर्न होने के लिए हनुमान जी ने बहुत सालों इंतजार किया। और जब वो आए तो उनका धर्म बना कि अब राम जी यहाँ अटक गए, उनको बाहर निकालना है। उनके प्रति लॉयल्टी रही, राम जी ने जो काम बोला वो पूरी तरह से करके आते थे। अब हनुमान जी का करेज देखो, सीता मैया चोरी होगी तो हनुमान उनको राम जी ने क्या कहा कि सीता को ढूंढ के लाना है, सिर्फ ये बोलता ढूंढ के लाना है। अब हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूं, तो उनको जब इस बीच में उन्होंने बहुत शरारतें और ये सब चीजें हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि तुम ऐसे ऐसे शरारतें करते हो, तो एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि जब जरूरत होगी तुम्हें तुम्हारी विद्याएं याद नहीं रहेंगी। तो आप में से भी जितने लोग 9 इंक्लूडिंग मी, कि आपके पास अपनी शक्ति है, और कई बार ऐसा होता है कि हम अपना करेज भूल चुके होते हैं, तो आपके करेज को याद दिलाने के लिए एक जामवंत की जरूरत होती है। तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई एक ऐसा जामवंत जरूर होता है। अगर आप किसी जगह अटक जाओगे तो ईश्वरीय शक्ति या ईश्वरीय हेल्प आप तक पहुंचेगी और आपका वो काम कराती है। अच्छा, आप में से सडनली किसी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह, 9 वालों की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं, आप किसी ऐसी जगह फंसे हैं और आपको सडनली किसी ने आके बोला कि ये काम ऐसे क्यों नहीं कर लेते। या समटाइम आप किसी ऐसे रिश्ते में फंस गए, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने लिए आवाज कैसे उठाऊं, मैं अपने लिए ऑफिस में, कई बार ऑफिस में इतने सारे टॉर्चर होते हैं, मैं काम कैसे करूं, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा, आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही, जबकि आपके अंदर अपनी हिम्मत है।
तो आपके करेज को जगाने का जो काम करता है ना, उस समय आपको ईश्वर ने उसको जामवत के रूप में भेजा है। और ऐसा होता है उनकी लाइफ में। तब उनको विद्याएं जामवत ने याद दिलाई। अब हनुमान जी उड़ के चले गए। अब उड़ के गए तो उन्होंने राम जी को नहीं बोला भाई मुझे श्रीलंका जाना, मेरा वीजा तो लगवा दो। नहीं बोला ना उनको। बिना वीजा के ही गए थे ना श्रीलंका में। पहुंच गए लंका। रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स आई। अब वो तो खुद जा रहे थे, वो तो किसी एरोप्लेन में नहीं बैठे कि बीच में टर्बुलेंस आ रहा है, अपनी सीट बेल्ट बांध दो और ये सब कर लो। सुरसा माता मिली, उनको उनकी छाया पकड़ ली, सब कुछ गए है ना। पर वो पहुंच गए। अब पहुंच के उन्होंने सिर्फ सीता माँ को नहीं ढूंढा। उन्होंने वहां पे देखा कि वहां पे एक तुलसी का पौधा लगा है, जहाँ पे कोई विष्णु का नाम या राम नाम लेता है, उन्होंने उसको भी कंसिडर किया। फिर रावण के महल में घुसे, रावण के महल में देखा उन्होंने रावण का महल कितना बड़ा है, वहां पे कितने लोग हैं, उसके सैनिक कितने हैं, उसके हथियार कहाँ पड़े हैं, उसके बम कहाँ पड़े हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ ढूंढ के आए। तो 9 को कहने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना। इसलिए 9 इज अ नंबर जो अपने आप में कंप्लीशन का नंबर है। जिसको आपने एक बार कार्य दे दिया, वो अपने आप सारे काम करके आता है। फिर वो वापस आए, उन्होंने बताया ऐसे सीता मैया अशोक वाटिका में है, वो ऐसे सुरक्षा घेरे में है, ऐसा है वैसा है, वहां पे रावण के पास इतने सैनिक है, उसके सैनिकों में ये सैनिक बहुत ताकतवर है, ये उसके पुत्र है, उसका ये पुत्र ऐसे, मतलब पूरी कहानी का पता लगा के वो वापस आते हैं। तो 9 बना कंप्लीशन का नंबर। ये तो हुई हमारी 1 9 और 8 की बात। अब यहाँ पे स्टोरी एक और भी है, नंबर 2 की। अब यहाँ पे नंबर 2 को हम छाया देवी भी बोलेंगे, और नंबर 2 को हम यहाँ पर चंद्रमा भी बोलेंगे। चंद्रमा की जो छाया है उसको हम बोलते हैं केतु, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो उसको हम फॉर्म में देखते हैं कि चंद्रमा भी घटता बढ़ता है। अब चंद्रमा की भी ना अपनी 27 बीवियां थी, जिसको हम 27 नक्षत्र की फॉर्म में बोलते हैं। अब जो उसके 27 नक्ष थे, ये राजा दक्ष के कन्याएं थी, सभी की सभी। राजा दक्ष ने जब अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था, तो उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था, क्या तुम मेरी पुत्रियों को सभी को उतना ही प्यार करोगी। तो चंद्रमा ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं सभी कन्याओं को आपकी सेम नजर से देखूंगा, सेम प्यार करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो दक्ष ने कहा ठीक है। अब दक्ष ने अब सारी पुत्रियों का विवाह कर दिया। अब जब विवाह उनकी मिलन रात्रि आई, मिलन रात्रि पे चंद्रमा की सबसे पहले जो निगाह थी रोहिणी पर पड़ी। वो रोहिणी के साथ ही इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि बाकी पत्नियों को भूल गए, और उनको हेलो हाय बोल के ठीक है मैं सबके साथ बराबर समय व्यतीत करूंगा, इस तरह से रोहिणी के साथ ही वो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। तो उनकी पुत्रियों ने राजा दक्ष को एक बार शिकायत की। राजा दक्ष जो थे ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तो दक्ष ने उनको फिर समझाया कि तुम, हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगा। तो ऐसा 2 या 3 बार हुआ। अब जब तीसरी बार हुआ तो राजा दक्ष को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम्हें जो अपनी सुंदरता पे इतना घमंड है ना, कि तुम्हारी सुंदरता ही धीरे धीरे क्षीण पड़ जाएगी। अब चंद्रमा तो कांपने लगे। माफी मांगी, पर वो माफी क्या मांगते, चंद्रमा का रंग जो था धीरे धीरे, वो बहुत सुंदर थे, गोरे थे, चमक वाले थे, वो धीरे धीरे काले पड़ने लगे। अब जब सब परेशान होते हैं तो उनको एक ही बंदा याद आता है, वो है हमारे शिव। शिव के पास पहुंचे कि मुझे दक्ष ने ऐसे ऐसे शाप दे दिया और ये है। तो शिव ने कहा करा दो, तुमने गलत है। तो कहता है मुझे प्लस बचा लो, मैं तो ऐसे खत्म ही हो जाऊंगा, मेरा तो रंग ही खत्म हो जाएगा, मेरी तो वाइफ, मैं किससे क्या बोलूंगा, मैं खुद ही अपनी ही त्वचा से, अपने ही शरीर से प्यार नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, बहुत माफिया मांगता है। ये हो गया, मैं आगे से करूंगा। तो सूर्यदेव कहते हैं ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि कुछ कर पाऊँ, क्योंकि उन्होंने आपको, वो भी मेरे पिता समान है। और राजा दक्ष ने अब जैसे नाम सुनते हैं तो वो खुद परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी भी एक वाई, उनकी एक पुत्री की शादी सती की उनसे हुई थी। तो उनको बोलते हैं कि ठीक है तुम ना एक काम करो, इस तरह से ना राजा दक्ष का भी श्राप रह जाएगा और मैं तुम्हारी सेव भी करूंगा, तुम खुद ही अपने आप को ऐसा कर पाओगे कि 15 दिन बढ़ोगे और 15 दिन घटोगे। तो 15 दिन क्या होगा, तुम्हारा रूप रंग कम होगा, 15 दिन धीरे धीरे तुम्हारा रूप रंग बढ़ जाएगा, तुम अपनी फुल फ्लैश फॉर्म में आ जाओगे। तो जब फुल फ्लैश फॉर्म में चंद्रमा आते हैं उसको हम बोलते हैं पूर्णमासी। और जैसे चंद्रमा घटता है उसको हम बोलते हैं अमावस। जब चंद्रमा हमें आकाश में दिखाई नहीं देता, और वो समय होता है केतु का।
तो चंद्रमा का जो हिस्सा हम नहीं देख पाते वो है केतु, इसीलिए वो स्टेबिलिटी का कारण बनता है। चंद्रमा अपने रूप में नहीं रह पाता, और इस वजह से क्या हुआ, जब वो 15 दिन घटता 15 दिन बढ़ता है, तो उसका साइज एक सा नहीं है, उसका मन एक सा नहीं है। तो इसलिए चंद्रमा के हिस्से में क्या आई, आपके मन की फ्लक्चुएशन। चंद्रमा क्या है अब, आपका मन, आपके मन का कारक, आपके सेंटिमेंट्स, आपके इमोशंस, तो वो भी घटते बढ़ते रहते हैं। और चंद्रमा को उन्होंने धारण कहाँ किया, दक्ष जब उनको मारने कूटने के लिए आ गए तो उन्होंने उनको अपने सर के ऊपर स्थान दिया, शिव ने। शिव ने जब उनको अपने मस्तक पे स्थान देते, तो मस्तक क्या होता है, हमारी चीजों को कंट्रोल्ड करता है। तो चीजें बड़ी स्पेसिफिक बनी हुई है शिव की। तो शिव ने कहा यहाँ पे अपना चंद्रमा स्थापित कर लो, अपना मन कंट्रोल हो जाएगा। और चंद्रमा को जब आप कंट्रोल करेंगे तो जीवन कंट्रोल हो जाएगा। और चंद्रमा कहाँ स्थापित है, यहीं से उनकी गंगा निकल रही है। तो पानी का रिलेशन, इमोशन का रिलेशन उन्होंने क्या किया, काबू कर लिया, किससे, अपने ब्रेन से। तो हमें भी अपनी रियल लाइफ में चंद्रमा को कैसे काबू करना है, अपने मन को, डिटर्मिनेशन से, अपने ब्रेन से। चंद्रमा खराब तो सारी चीजें खराब हैं, चंद्रमा धीरे धीरे खराब तो राहु खराब, और राहु खराब तो केतु शनि तो अपने आप ही खराब हो जाते हैं। ये राहु शनि का ही एक पार्ट है। शिव को अगर हम देखें ना, तो शिव की अपने आप रूप में ही सब कुछ है। चंद्रमा सर पे लगा लिया उन्होंने कहा यहाँ पे स्थापित कर लो चंद्रमा को। त्रिशूल एक रखा हुआ उन्होंने, एक औजार। तो उनको, उनकी प्रतिमा कहती है कि जिंदगी में एक औजार, मतलब अपनी लाइफ में एक औजार हमारे पास होना चाहिए, ताकि कोई हमें एनिमी प्रॉब्लम कर रहा है, कोई हमारे पर हमला कर रहा है, तो हमारे पास एक औजार होना चाहिए घर के अंदर। तो पहले घरों में एक छोटी सी तलवार रखी जाती थी। अभी नहीं रखी जाती, लोग पता नहीं अभी रखते नहीं रखते, बट मुझे याद है माय माय फादर ऑल्सो कैरी डैट। पहले जब मैरिज होती थी ना, तो साइड में तलवार दी जाती थी। सिख कम्युनिटी में आज भी दी जाती है तलवार, जब शादी होती है तलवार रखी जाती है, और वो बाद में उनके घर में रखी जाती है। तो औजार एक होना चाहिए। शिव जी के पास डमरू है, कहते हैं फैमिली में एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज होनी चाहिए, तो उनके पास डमरू है। कहते हैं फैमिली कंप्लीट कैसे होती है, फैमिली को कहीं घूमने जाना तो वाहन होना चाहिए, तो उनके पास वाहन के रूप में नंदी है। वो कहते हैं हमारी, मतलब कि जिंदगी में जब हमारी लाइफ बनती है, तो उस लाइफ में एक बेटा बेटी तो जरूर होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग दो बेटियां दो बेटा होना चाहिए। तो उनके पास भी उतनी संतानें हैं, तो संतानों के रूप में उन्होंने तीन या चार, चार संतानों को वो दिया। तो अर्ली लाइफ में लोग क्या करते थे हिंदुइज्म में, लोग बोलते थे कि ऐसा क्यों होता है, तो संतानों को बहुत वो दिया गया क्योंकि वो आगे आपके एंसेस्टर्स बनेंगे। आपने कई बार शादी के टाइम में कई पंडित जी को, ये थोड़ी सी आउट ऑफ द चीजें हैं, बट ये हमें ना पता होनी चाहिए कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं और क्या हमारी चल रही थी, उनके कुछ लॉजिक रहे हैं। तो शादी के टाइम पे भी जब फेरे होते हैं, उस समय भी पंडित जी बताते हैं, बोलते हैं कि अब आपकी पत्नी आपकी भार्या के रूप में जाएगी, जो आपके आगे संतति को उत्पन्न करेगी, जिससे आपका वंश चलेगा, आपका लीनेज चलेगा। तो उस लीनेज में पंडित जी बोलते थे, आज क्या है, किसी की मासी नहीं है, किसी की बुआ नहीं है, यस और नो। क्योंकि संतान क्या है, या तो एक है या दो है। तो वो बोलते थे चार संतानें तो होनी ही चाहिए, दो पुत्री और दो पुत्र, कि वो चाचा मामा बुआ कुछ तो बने। तो वो हर एक के लिए बोला जाता था, इसीलिए कि रिश्ते बने रहे। हर रिश्ते की अपनी एक पहचान होती है। तो अभी कई बच्चे बोलते हैं ना, मम्मी हमारा तो, हमारी तो कोई मासी नहीं है, हमारी तो कोई बुआ नहीं है, बिकॉज दे आर सिंगल, आगे भी सिंगल है, आगे भी ऐसा है। तो रिश्ते क्या हो गए, बहुत सारे रिश्तों के नाम ऑलमोस्ट खत्म हो गए। ठीक है। अब जब चंद्रमा की स्टोरी ये बन रही थी, तो इसी बीच में, अब चंद्रमा को कहीं कहीं हमने क्या बोला है कि वो छाया भी है, क्योंकि केतु का फॉर्म है। क्योंकि शनि देव की प्रॉब्लम किससे थी, सूर्य देव से थी। अब उधर से उसकी माता जो थी, तो वो उनको समझाती थी तुम मत करो, ये मत करो, तो उन्होंने एक दिन अपनी माँ के ऊपर भी गुस्सा कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए ही न्याय मांग रहा हूं, तुम ही ऐसा कर रही हो। तो उनका एनिमिटी दो के साथ भी हुआ। और इसको हम दूसरी फॉर्म में बोलें कि जो एक का दुश्मन है वो दो का भी है, क्योंकि राजा को एक प्यार करने वाली पत्नी की जरूरत है, वो है दो। तो जो एक का दुश्मन है वो नेचुरली दो का भी है। तो आठ की एनिमिटी वन के साथ और टू के साथ बहुत गहरी है। अब यहाँ पे एक आपको मेंटल क्लैरिटी मैं दूं,
वन के साथ वो एनिमिटी में कहीं ना कहीं फिर भी कुछ ब्लेसिंग्स फॉर्म देता है, पर टू की एनिमिटी तो उसको और भी खराब लगती है, क्योंकि उस माँ ने ही उसको पैदा किया, वही माँ ही उसको नहीं, उसको हक देने दे रही। तो अपनी माँ से वो बहुत नाराज है, माँ से बहुत गुस्सा है। इसलिए 2 और 8 की जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, चाहे वो आपका बेसिक नंबर डेस्टिनी नंबर से बने, या आप किसी भी मंथ की जब 28 को बॉर्न होते हो, तो आपकी लाइफ में चीजें बहुत डिले होती हैं। और ऐसे लोग अपनी माँ के साथ चिपके हुए रहते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। मैंने कल बताया था 28 इज वेरी क्लोज टू मदर। ये बहुत क्लोज होते हैं अपनी मदर से, पर इनको अपनी मदर से ही चीजें अपनी लाइफ में बहुत डिले मिलती है। मान लो प्रॉपर्टी का हकदार इकलौता बच्चा है, पर माँ अभी वो हो गई 70s में आ गई, बच्चे को जरूरत है, बट माँ से निकलेगी ही दे। माँ बोलेगी यार सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही, बट उसको कुछ जरूरत है तो वो उस तक जरूरत पहुंचने में नेचुरली डिले पहुंचेगा। ये नहीं कि माँ देना नहीं चाह रही, उस तक चीजें पहुंचेगी बहुत देर से। लाइफ में सक्सेस मिलेगी देर से, पैसा कमाएगा, बहुत कमाएगा, बट लाइफ में चीजें जो उसकी स्टेबल होंगी देर से, क्योंकि माँ ही उसकी लाइफ की रुकावट बन गई। तो 8 की एनिमिटी 2 के साथ और भी एक्सट्रीम है, जो मैंने अपनी मतलब रियल एक्सपीरियंसेस में देखा है। 1 8 का कॉम्बिनेशन जो है ना, 2 8 के कॉम्बिनेशन से कम खतरनाक है। 2 8 ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसको मैं वाइस वर्सा कर दूं ना, 8 1 का कॉम्बिनेशन इज मच बेटर देन 1 8 का कॉम्बिनेशन। बिकॉज सूर्य का जब भी टाइम आता है, सूर्य ब्लेसिंग्स देते हैं उसको, क्योंकि है तो पुत्र ही ना, उसी के उससे पैदा हुआ है। ठीक है, तो आकृति वी टेक अ थिंग्स, मैं आपको को बताना क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूंगी वो, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास 1 2 8 और 9 की स्टोरीज होगी। अब आती है हमारी आगे स्टोरी नंबर 5 की। नंबर 5 क्या है, नंबर 5 कहाँ से पैदा हुआ? अब नंबर 5 कैसे पैदा हुआ, देखो। चंद्रमा जी थे बहुत सुंदर। तो एक दिन चंद्रमा जी ने, एक्चुअली बताओ आपको, पूरी ऐसा तो नहीं लग रहा कि बड़ी बोरिंग से स्टोरी सुनने बिठा दिया सेकंड क्लास में? ऐसा तो नहीं लग रहा ना फिर? चलू ना पक्का फ्लो में, प्लीज हमजा, पक्का? ठीक है, थैंक यू। तो चंद्रमा जी बड़े सुंदर थे। तो चंद्रमा जी ने एक बार ना यज्ञ रखा। अब यज्ञ रखा है तो वहां पे गुरु जी जरूर आएंगे। तो उन्होंने बृहस्पति देव को बोला कि मेरे यहाँ ऐसे ऐसे यज्ञ हो रहा है, तो आपको आना है। बृहस्पति देव ने कहा ठीक है, हम आएंगे। अब जिस दिन उनका जाने का टाइम था, तो बृहस्पति देव बिजी थे। कहीं और भी देवताओं के तो कुछ ना कुछ कार्य चलते ही रहते थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी तारा देवी को बोला कि चंद्रमा के यहाँ से होकर आए, और वहां पे उनका यज्ञ चल रहा है, तो मैं वहां पे नहीं जा पाऊंगा, तो तुम वहां पे मेरी जगह पे चली जाओ। तारा देवी ने कहा ठीक है। अब तारा देवी वहां गई चंद्रलोक। तो उन्होंने जब चंद्र को देखा, चंद्र ने तारा देवी को देखा, तारा देवी खुद बहुत सुंदर थी, चंद्रदेव खुद बहुत सुंदर थे। उनका पहली नजर में ही प्यार पैदा हो गया। अब वहां पे यज्ञ बहुत दिन चलना था। उस बहुत दिनों के यज्ञ में तारा देवी और चंद्रमा का रिलेशनशिप बन गया। अब वहां पे बहुत दिन रहने के बाद तारा देवी का बुलावा आया। बृहस्पति देव ने कहा कि बहुत दिन हो गया, अब तुम वापस आ जाओ। तारा देवी ने कहा हाँ, हम आते हैं। अब तारा देवी ने चंद्र लोक से जाने की आज्ञा मांगी। चंद्र ने कहा नहीं, अभी तो मेरा मन नहीं भरा, अभी तो। तो कहती नहीं, अब तो बृहस्पति देव ने बुलाया है, और अब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें जाके क्या बताऊंगी। किसी तरह से तारा देवी वापस आती है, और वापस आके उनको पता था जुपिटर से कोई चीज छुप नहीं पाएगी। एंड वन थिंग आई क्लियर यू मोर, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले फीमेल को पूरी फुल टू परमिशन थी कि उसको कैसा बच्चा चाहिए। पहले फीमेल ही डिसाइड करती थी उसका पति कौन होगा। तो वरमाला डालने का राइट सिर्फ उसको था, किसी भी मेल को राइट नहीं था कि वो क्या कौन सी पत्नी चूज करेगा, पत्नी को राइट होता था। एंड रिलेशंस की अगर फॉर्मेट करते हैं, हम जितना लोग बोलते हैं ना भारत को संकुचित दिमाग है, हमारे भारत से ज्यादा ब्रॉड माइंड किसी का नहीं था। ऋषि मुनि, क्योंकि वो मन को कहते थे तुम्हारा मन है ना, तो वो चीज कर डालो, क्योंकि उस मन अगर वहां अटका रहेगा ना, तो आप गलत काम करोगे। तो स्त्री पहले जाके अगर उसको किससे रिलेशनशिप बिल्ड करना होता ना, तो वो स्त्री जाके उसको डायरेक्ट बोल देती थी कि मेरा तुम पे दिल आ गया है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो तारा देवी ने और चंद्रदेव के बीच में भी यही हुआ था, इलिसिट रिलेशन बना उनका। अब तारा देवी को था कि जुपिटर को कैसे बताएगी वो।
और फिर ये भी था उनको पता लग जाएगा, उससे सच छुप नहीं पाएगा। तो तारा देवी आके जुपिटर को सारी बात बता देती कि ऐसे ऐसे हुआ और हमारे बीच में रिलेशन बन गया। अब बृहस्पति थे, उन्होंने उसको बुला बुरा कहा कि ये तुमने क्या किया, तुम यज्ञ के लिए गई थी, तुम गुरु पत्नी हो, वो तुम्हें गुरु पत्नी का दर्जा तो गुरु माँ के बराबर होता है, तो तुमने गलत किया। उनको चंद्रदेव के ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है। अब ये सब चीजें चल रही थी। अब इसी बीच में क्या हुआ, तारा देवी प्रेग्नेंट हो गई। बृहस्पति देव बड़े खुश हुए कि मेरी वाइफ माँ बनने वाली है, मेरा तो बच्चा पैदा होने वाला है। अब इस बीच में नारद मुनि आए। उनका वो जैसे पहले ना हवन होते थे हर एक उसमें कि बच्चा जब हुआ है गर्भ संस्कार होता था, तो गर्भ संस्कार उनका करे तो सभी देवी देवता है। तो नारद मुनि ने अपना खेल खेला। नारद मुनि कहा तुम जिसका गर्भ संस्कार कर रहे हो, किसका कर रहे हो? उसने बोला मैं अपना और तारा देवी का कर रहा हूँ। कहते हैं एक बार तारा देवी से पूछ तो लो कि ये बच्चा तुम्हारा ही है क्या। तो बृहस्पति देव को बड़ा गुस्सा आता है, नारद मुनि से लड़ने लगते हैं। लड़ाई मच जाती है। तो ब्रह्मा जी इंटरवेन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं किसी भी माँ से ज्यादा नहीं पता होता कि उसका पुत्र कौन है, तो तुम जाके तारा देवी से क्यों नहीं पूछते। तो बृहस्पति देव कहते हैं ठीक है। तो बृहस्पति देव तारा देवी के पास जाते हैं उनकी झोपड़ी में पूछने के लिए, उनके कमरे में, कि ये बच्चा किसका है। अब तारा देवी डरती है और डरते डरते बता देती है ये पुत्र चंद्रमा और उसका है। बृहस्पति देव को नेचुरली गुस्सा आना था। उन्होंने कहा कि तुम जिस पुत्र के लिए मैं गर्भ संस्कार कर रहा हूँ, जिसके लिए तुमने मुझे बताया नहीं है, पुत्र तो बच्चा तो पैदा होगा, पर मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब होगा ना तो ये स्त्री होगा ना ये पुरुष होगा। तो इस तरह से जब उनका बर्थ टाइम आता है, बर्थ टाइम में जब बच्चा पैदा होता है, तो अब चंद्रदेव आ जाते हैं। इस श्राप का सिर्फ तारा देवी और बृहस्पति देव को पता था। अब जब बच्चा पैदा होता है तो चंद्रदेव आ जाते हैं अपना बच्चा लेने की, हमारा बच्चा है। तो बृहस्पति देव कहते हैं कि वो हमारे घर पैदा हो तो मेरा ही पुत्र है, तो उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं देखो किसी भी फादर का राइट बहुत होता है, तो इसका फादर है, तुम्हें बच्चा उसको दे दो। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो वो बच्चा पैदा होता है उसका नाम रखा जाता है बुध। ब्रह्मा जी उसका नाम रखते हैं बुध। तो वो बुध को अपने साथ चंद्रमा ले जाता है। देना पड़ता है बृहस्पति देव को, ठीक है भैया तुम्हारा पुत्र ले जाओ। पर अब वो कैसा है, न्यूट्रल चाइल्ड है, ना तो वो पूरा स्त्री है ना पुरुष है। ये बात तो सिर्फ बृहस्पति देव को पता थी। अब चंद्रदेव उसको ले आते हैं जब उनको पता लगता है रास्ते में कि ये न्यूट्रल चाइल्ड है। और उधर से उनको होश आता है कि भैया मैं घर कैसे लेके जाऊं, मेरी तो ऑलरेडी 27 पत्नियां हैं। तो वो उस बच्चे को अबंडन कर देते हैं। तो 5 हो जाता है अबंडन। अबंडन चाइल्ड, अनाथ बच्चा। अब उस अनाथ बच्चे को गले लगाता है शुक्र। राक्षसों के गुरु शुक्र, वो उसको गले लगाते हैं। 6 नंबर यानी कि शुक्राचार्य इज अ प्लैनेट, ये बच्चों में भेदभाव नहीं करता। उसको ऐसा नहीं होता कि वो राजा के बच्चों को ही पढ़ाएगा, गरीब के बच्चों को नहीं पढ़ाएगा। इस मामले में 6 इज वेरी गुड देन 3, क्योंकि 3 राजगुरु है ना, तो वो राजा के बच्चों को ही पढ़ाएगा। और शुक्राचार्य इस बात में अनकंडीशनल होते हैं। हालांकि शुक्राचार्य जब भी जीवन में आएंगे आपको कंडीशंस देंगे। आपके जीवन में लग्जरी आएगी, कोई ना कोई कंडीशन लेकर आएगी। 6 इज द कंडीशन। अब शुक्राचार्य ने उसको पढ़ाया लिखाया बढ़ा के, क्योंकि शुक्राचार्य खुद बहुत तानमोद गुरु, उनके पास खुद विद्याएं बहुत थी। उनके बाद खुद के पास संजीवनी विद्या थी, पीएचडी थे, वो पीएचडी होल्डर थे। हमारे जुपिटर तो पीएचडी होल्डर नहीं थे। अब जब ये सब चीजें चल रही थी, तो 3 को कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कुछ तो घपला है यहाँ पर। अब एक दिन क्या हुआ, उस घपले का सच्चाई सामने आ गई। शुक्राचार्य आ गए सूर्य लोक में सूर्य को समझाने कि तुम राजा हो, तुम्हें कहीं जाना होता है, तो तुम्हारे पास एक प्रिंस या प्रिंसेस होनी चाहिए जिसको तुम अपना आगे राज्य दोगे।
कल को तुम्हें कुछ हो गया तो कुछ तो होना चाहिए ना पीछे संभालने के लिए। सूर्यदेव कहते हैं बात तो ठीक है बट मैं बनाऊं किसको। तो उन्होंने बताया कि ये जो बच्चा है ये उसकी कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रांग है, सिक्स की कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। आप लोग भी देखना, अगर आप में से जो भी सिक्स है ना उसका कन्विंसिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों को आसानी से मना लेते हैं। तो सूर्यदेव को मनाते हैं, हाँ ठीक है। तो सूर्यदेव कहते हैं हाँ बात तो ठीक है, और उसको क्या घोषित कर देते हैं, राजकुमार घोषित कर देते हैं कि ये मेरा राजकुमार है। अब इधर से वो राजकुमार घोषित होता है तो तीन को मन में क्या पैदा होता है, उसको लगता है कि ये इसको राजकुमार बना रहा है, और ये इसलिए बना रहा है कल को ये राजकुमार जब राजा बनेगा तो मुझे राजगद्दी से नीचे फेंकेगा और राजगद्दी इसको दे देगा क्योंकि इसने इसको पाला पोसा है। जबकि सिक्स के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। सिक्स सिर्फ एक ये चाहता था, न्याय चाहता था कि एक राजगद्दी अगर जुपिटर के पास है तो एक राजगद्दी मुझे भी मिलनी चाहिए। तो क्या हुआ, अगर वो देवताओं के गुरु हैं, गुरु तो मैं भी हूं, तो क्या हुआ, मैं राक्षसों का गुरु, तो गुरु ही होता है। बात तो उनकी ठीक थी। सिक्स ऐसा नहीं सोच रहा था कि वो उसको उतारना चाहता है, बट तीन को क्या लगा है, छह उसको गद्दी से उतारना चाहता है। यहां से क्रिएट हुई इन दोनों की एनिमिटी, तीन और छह का आंकड़ा जिसको हम बोलते हैं 36 का आंकड़ा। बट रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट थ्री नेवर सपोर्ट सिक्स पर्सन, सिक्स ऑलवेज सपोर्ट थ्री, क्योंकि छह के मन में तीन के लिए दुश्मनी नहीं थी। आप अपनी रियल लाइफ में भी देखेंगे, तीन और छह की मैरिज लाइफ बहुत बढ़िया होती है। इश्यूज आते हैं क्योंकि एनिमिटीज है, बट तीन और छह का जो प्यार है बहुत ही रोमांटिक किस्म का होता है, अटूट होता है। तो व्हेन पीपल से ना तीन छह की शादी नहीं होनी चाहिए, मैं कभी नहीं बोलती तीन छह की शादी बहुत बढ़िया चलती है। इश्यूज आते हैं क्योंकि अपना रूप दिखाता है हर एनिमी नंबर दूसरे के साथ, पर वो सेम उसमें भी होता है। तो इस तरह से हमारे पास स्टोरी किस किस के सामने आई, वन की, एट की, नाइन की, टू की, फाइव की, सिक्स की और थ्री की। लास्ट बचे हमारे राहु केतु। अब राहु केतु क्या है, हम सबको पता है समुद्र मंथन हुआ था। उस समुद्र मंथन के थ्रू, अब जब समुद्र मंथन हुआ था ना वो इसीलिए हुआ था कि कुछ अमृत निकलेगा, कुछ पैसा निकलेगा, कुछ ज्वेलरी निकलेगी, धन निकलेगा, है ना, सब चीजें निकलेंगी। तो अब शुक्राचार्य को ना पता था कि ये देवताओं और हमारे बीच में समुद्र मंथन हो रहा है, तो देवता कुछ तो घपला करे, क्योंकि वो हमेशा करते थे। और देखो देखा जाए तो देवताओं ने हमेशा ना छल से जीता है, गलत नहीं है वो। और वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो सृष्टि जब रचयिता थे ब्रह्मा जी, वो नहीं चाहते सृष्टि का सर्वनाश हो जाए, सृष्टि आगे चले, इसलिए देवताओं को ज्यादा प्राथमिकता मिलती थी। तो वहां पे शुक्र देव ने अपनी शक्ति से एक राक्षस को बिठाया जिसका नाम था स्वर भानु। उसने उसको बोला कि यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ हो तो ध्यान रख लेना तुम उसका। उसने कहा ठीक है। अब उसने शक्तियां किसकी थी, सारी शुक्राचार्य की, अपने खुद के गुरु की। शुक्राचार्य ने अपनी सारी शक्तियों से बनाया उसको। अब जब समुद्र मंथन हुआ वहां से निकल गया अमृत। अब जैसे ही अमृत निकला, जहर भी निकला था, विष भी निकला था, विष तो पी लिया हमारे भोले बाबा ने। वो इसलिए नीलकंठ कहलाए, क्योंकि पार्वती ने उनके कंठ में रोक दिया था तो वो नीलकंठ कहलाए। चलो एनीवेज, उसके बाद अब जब अमृत निकला, अमृत के लिए लड़ाई होगी, कौन लेगा कौन लेगा। तब उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करे, तो देवता भागे भागे गए बृहस्पति देव के पास। तो बृहस्पति देव ने कहा इसका आंसर तो विष्णु जी दे सकते हैं, उनसे बोलो। तो विष्णु देव ने अपना मोहिनी का रूप बनाया, और जो राक्षस लोग थे ना उनको बस वही चाहिए थी, मद मदिरा और कन्या, ये अप्सराएं चाहिए भैया। अब वो मोहिनी सुंदर ही इतनी थी कि मोहिनी के रूप पे, मोहिनी मतलब खुद वो भी फिदा हो गए थे, इतने सुंदर थे वो। अब जब वो आई उन्होंने बोला कि ऐसे तो आपकी लड़ाई झगड़े में ना किसी को मिलेगा नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, तुम दोनों को ना बारी बारी से पिलाती हूँ, तुम दोनों ना एक कतार में बैठ जाओ। तो एक तरफ बैठ गए राक्षस और एक तरफ बैठ गए हमारे देवता लोग। अब उन्होंने अमृत पिलाना शुरू किया। अब जब वो अमृत पिलाती थी, राक्षसों की तरफ आती थी, तो वो अपनी सुराही को बदल देती थी। तो स्वर भानु ने ये नोटिस किया ये कुछ तो कर रही है। तो स्वर भानु चुपचाप आ गए
देवताओं के बीच में बैठ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया, क्योंकि वो तेज वाले लोग थे ना, उनके बीच में आके बैठ गया। अब जैसे ही वो बैठा, उसने अमृत पिया, अमृत तो अमृत था। अब जैसे ही अमृत पिया, अमृत तो अंदर चला गया। पर सूर्य देव ने और चंद्रमा ने शोर मचा दिया कि ये तो राक्षस है, हमारे बीच में आके बैठा है। और मोही ने इमीजिएटली, क्योंकि अमृत जा चुका था एक बूंद अंदर, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, और उस सुदर्शन चक्र से, क्योंकि अमर तो वो हो गया, अमृत पी लिया, तो खत्म तो नहीं हो पाया। सुदर्शन चक्र चलाने से उसके दो हिस्से हो गए। और उसको इतना क्रोध आया कि अमृत था देवताओं के लिए, उन्होंने उसके सर को पकड़ा और धड़ को पकड़ा और उसको इस फॉर्म में अलग कर दिया, अलग। ठीक है, दो नोड्स। तो साउथ नोड और नॉर्थ नोड, ये हमारी दो नोड मिली। आप ग्लोब भी देखेंगे, ग्लोब में आपको साउथ और वेस्ट मिलते दिखाई देंगे, आपको नॉर्थ और साउथ मिलते दिखाई देंगे। नॉर्थ साउथ नहीं मिलते, साउथ वेस्ट मिलते हैं। ग्लोब देखा हुआ ना, ऐसे। ये नोड्स कभी नहीं मिलती। तो इस तरह से राहु केतु कभी नहीं मिल पाते, इनका कोऑर्डिनेशन डिफरेंट हो गया है। तो राहु के पास सिर्फ दिमाग है, वो सर है, और जो धड़ है उसके पास सिर्फ सोचने समझने की शक्ति कहाँ से है? दिल से है। अब वो कैसे होगा? अब इनकी जो एक्चुअल शक्तियां थी वो तो खत्म कर दी, पर अब इनका रोल क्या था? जब इनको सेपरेट किया गया, तो सर जाके एक राक्षसी की गोद में गिरा। तो राक्षसी ने उसका अपने हिसाब से पालन पोषण किया। एक तो बुद्धि पहले से ही ऊब थी, और ज्यादा हो गई, और ज्यादा दिमाग तेज हो गया, फास्ट हो गया। और उधर से जो धड़ था, धड़ जाके गिरा एक ब्राह्मणी की गोद में, भूमि देवी की गोद में। भूमि देवी को हनुमान जी की माता भी बोला जाता है। अब भूमि देवी ने उनको पालन पोषण शुरू किया, उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। पढ़ने लिखने के बाद हमें बहुत सारे अपने राइट समझ में आते हैं। तो उस पढ़ने लिखने के ड्यूरिंग भूमि देवी से केतु ने क्वेश्चन किया कि माँ, जैसे गणेश जी का सर लगाया शिव भगवान ने, क्या मेरा सर नहीं लग सकता? भूमि ने फिर भूमि देवी ने कहा कि बेटा, इसका आंसर तो आपको शिव ही दे सकते हैं, तुम्हें शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए। तो इस तरह से केतु ने शिव की आराधना शुरू की, तपस्या शुरू की। तो उसकी तपस्या से खुश होकर शिव जी ने उनसे वरदान बोले। तो शिव जी से उन्होंने क्या मांगना था? मेरा सर लगा दो। फिर शिव जी ने कहा कि तुम्हारा सर तो मैं लगा दूं, पर तुम्हारा सर का जो मोटिव है वो अब डिफरेंट है, तुम्हारा डिफरेंट है। दोनों का परिवेश अलग हो गया है, दोनों की परवरिश अलग हो गई है। मैं लगा भी दूंगा तो भी तुम्हारा माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन मैच नहीं करेगा। पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, तुम्हें सूंघने के लिए नाक की जरूरत नहीं है, तुम्हें सुनने के लिए कान की जरूरत नहीं है, तुम्हें सोचने के लिए सर की जरूरत नहीं है। तुम ये सब चीजें अपने दिल से ही कर पाओगे। तो सेवन के हिस्से में क्या आया? इमोशंस, दिल। सेवन को क्या बोलते हो आप? दिल से सोचता है, तो उसके हिस्से में आया ही दिल है। उसके आया में ही इंट्यूशन है, क्योंकि शिव का वरदान है उसके पास। इसलिए सेवन पर्सन इज मच अटैच विद शिव। नेचुरली होता है, आपके घर में पूजा पाठ होता है नहीं होता, आपके घर में 7 नंबर नेचुरली अट्रैक्ट होता है शिव की तरफ। उसको रुद्राक्ष, शिव, उसको अपने आप ही अट्रैक्ट करने पड़ते लगते हैं ये। अब सेवन की लाइफ में क्या होता है? सेवन दिल से ही सोचता है, और हम क्या बोलते हैं, सेवन को धोखे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो दिल से सोचता है, वो अपना दिमाग नहीं लगाता। और सही बताऊं तो दिल से सोचे हुए फैसले गलत नहीं होते। उसको कुछ दिखता नहीं है, इसलिए बार बार गिर के उठता है। तो सेवन अपनी लाइफ में जितनी बार गिरता है उतनी बार उठता है, क्योंकि उसको लगता है रास्ता है आगे, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है। उसको पता ही नहीं अंधेरा क्या है, रोशनी क्या है, वो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है।
तो जो चलना जानता है वो आगे बढ़ना जानता है, मंजिल पाना जानता है। तो 7 भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, पर वो अंधेरा है। तो 7 अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कब होता है? जब वो अपने को जान लेता है। तो अपने को जब हम जानते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करना जानते हैं, यानी कि हमें अपने आप को जानने के लिए कहाँ बैठना चाहिए? अंधेरे में, आंखें बंद करके। आपके क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर है। केतु ने ये सिखाया। केतु ने सिखाया कि जिंदगी में कुछ भी हमारा नहीं है, सिर्फ शिव ही है। उसी का नाम लो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो केतु ने हमें भक्ति सिखाई और राहु ने हमें भोग सिखाया। तो केतु योग है और राहु भोग है। राहु के पास दिमाग है। दिमाग क्या कहता है? हाय ये घर मिल जाए, हाय बीवी सुंदर मिल जाए, पति अमीर मिल जाए, बच्चे अच्छे मिल जाए, सैलरी बढ़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। ये आपको राहु देता है। राहु डिजायर है और केतु डिजायर से आगे। जहां डिजायर नहीं है वहां केतु नहीं है। तो केतु कहाँ काम करता है? जहां पे आपकी अटैचमेंट्स खत्म होती है वहां से शुरू होता है, और जहां आपकी अटैचमेंट शुरू होती है वो आपका राहु है। इसलिए हमारी लाइफ में, एस्ट्रोलॉजी में भी हम देखेंगे, या आप अपनी लाइफ में देखना, अगर आपने कभी भी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी में आपने कभी अपनी कंसल्टेशंस ली हो, तो आपकी कंसल्टेशन सिर्फ दो चीजों को लेके होती है, राहु और केतु। तीसरा कोई क्वेश्चन होता नहीं है आपकी लाइफ का। आपके बर्थ चार्ट में राहु केतु जहां बैठे होते हैं, आपके क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि ये जिंदगी का वो जोड़ है जो जुड़ेगा नहीं। आप इसको पकड़ोगे तो ये छूटेगा, इसको पकड़ोगे तो ये छूटेगा। तो दोनों क्या कहते हैं कि काम करो, जुड़ो मत। तो कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा है? ऐसे ऐसे चल रहा है। ये ऐसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, राउंड राउंड। ठीक है। तो इस तरह से इनकी ये स्टोरीज हैं। अब इन स्टोरीज को सुनाने का लॉजिक ये था कि आपको कल को पता हो कि हम किसकी एनिमिटी मानते हैं और किसको दोस्त मानते हैं। तो इस तरह से 1 की एनिमिटी किसके साथ आ रही है? 8 के साथ। 2 की किसके साथ आ रही है? 8 के साथ। ठीक है। चले अब कराऊं आगे। आज हमने करना है व्हाट इज द बेसिक नंबर, व्हाट इज डेस्टिनी नंबर। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, मैं एक निकालूंगी किसी एक की, बाकी आप निकालेंगे। और आज अपना पूरा बेसिक नंबर और डेस्टिनी मैं ले रही हूँ आकृति क्वेश्चन भी। बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर जो भी हम आज चार्ट के अकॉर्डिंग से सीखेंगे, उसको आज आप अपने चार्ट बना के जब सुबह उठेंगे कल, चार्ट बनाएंगे अपना और उसको ग्रुप में डालेंगे। ग्रुप में आपका चार्ट चेक होगा, जिसका अच्छा होगा उसको थम्स अप, उसको स्टार मिलेगा। ठीक है। सो जो भी हैं हमारी क्लास में चेक ऑन वाले बच्चे हैं अभी, मीनू जी नितेश जी, आप इनका होमवर्क चेक करेंगे। जिनका होमवर्क अच्छा होगा उनको आप स्टार डालेंगे अपने आप। ठीक है। और लेटर ऑन उनको देखेंगे उनके लिए क्या गिफ्ट हमारे पास है। सो पुट योर होमवर्क इन योर ग्रुप। ओके। आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ 5-10 मिनट, फिर मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। जी आकृति, आपका क्वेश्चन था, बोले। Yeah, can you hear me now? यस मैम, वेरी वेल। दीपा जी, मैं ये पूछी थी, आपने एक बात बोली कि 1 और 8 और 1 डिफरेंट है, तो वो कैसे आपने कैलकुलेट किया? समझाऊंगी, सब समझाऊंगी। वही मेरा मेन क्वेश्चन था, जैसे आप बोल रहे थे 1 और 8 और 8 और 1। मैम, आपकी इतनी चीजें पढ़ते खुलेंगी ना, अभी आपको पता नहीं है। इसलिए सस्पेंस को थोड़ा सा बने रहने दो, तो आपको बड़ा मजा आएगा जब उसकी परतें खुलेंगी। आप नंबर ओके, देख हाँ, के ही जैसे अपने आप मेरे बताने को। लग जाओगे कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। पूरी डेट ऑफ बर्थ तो देखना ही भूल जाओगे आप। हाँ, आप जैसे लोगों का आप ये जितना भी मैंने नंबर। प्रिडिक्शन किया है ना, मैंने आप लोगों को जितना थोड़ा थोड़ा लिखा है, मैंने ये सिर्फ किसी के ईयर से लिखा है, किसी की डेट से लिखा है,
किसी के मन से लिखा है और किसी के सिर्फ कॉम्बिनेशन लिखा है। मैंने सबके अलग अलग किए, मैंने सबके एक जैसे नहीं किए। आई एम नॉट बिलीविंग, मेरा मोनोटोनी पे नहीं मेरा हुआ। मजा नहीं आता। जिसका भी हुआ है सबके मैंने अलग अलग किए हैं, एक तरीके से हम्म। किया ही नहीं है मैंने। यही चीजें सीखनी है जी। आपको। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब हर चीज का कॉम्बिनेशन। ओके। हाँ। ठीक है, ठीक ठीक है। है, मैं पहले सुनती बताऊंगी। हूँ, पहले समझ। हाँ जी। नहीं नहीं, आप सुनो। नहीं, बहुत मजेदार है ये। ओके जी, आईफोन पलक। हेलो मैम, आप सुन सकते हैं हेलो मुझे? मैम। हाँ बिल्कुल सुन सकती हूँ मैम। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी और काफी कुछ रिलेट भी कर पा रहे थे, लाइक व्हेन वी वर लिसनिंग टू इट। सो आपने 2 and 8 का बताया ना, तो इट इज सो हाँ रियल, लाइक इट्स, आई थिंक इट्स माय लाइफ स्टोरी, लाइक जो आपने बता दिया कि 2 and 8 हाँ। का जो कॉम्बिनेशन है। तो आई थिंक वो और अच्छे से समझना चाहेंगे आपसे, लाइक सिंस आई एम 2 एंड बर्थ का टोटल जो होता है वो 8 है। तो ओके। उसी में सिंक्रोनी नहीं लगती है, मतलब लाइफ में सिंक्रोनी नहीं है, स्ट्रगल काफी है वो स्ट्रगल 2 and 8 काफी के है। कॉम्बिनेशंस में। एंड हाँ नाउ मेरा सन भी 8 बॉर्न है, लाइक वो है, और उसका भी 8 and 8 है उसका कॉम्बिनेशन। तो मुझे और आपसे थोड़ा समझना है, लाइक ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करें, लाइक हम और भी न्यूमरोलॉजिस्ट को मैम। जैसे हम फॉलो करते हैं, तो वो बता देते हैं कि ओ दिस इज अ वेरी बहुत खराब नंबर है। 2 and 8 का नहीं देखो, कॉम्बिनेशन बहुत खराब है, एंड तो आपके इट बोलने से स्केयर्स पहले मैं मी ऑफ आपका सो डर दूर मच। करने वाली थी, पर आप अभी या पूरा बोलो। आपके बोलने से पहले मैं हाँ, डर दूर करने वाली थी, पर अभी ये वाली बात कंप्लीट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ। और बताओ क्या हाँ, बोला आपको। so it scares me off completely when someone says, oh, these are so bad numbers. And of course that is the story of life, because we are living that life, right? And if somebody tells it on the face कि हाँ ये numbers के कारण खराब है, तो I just want to see, ऐसी situation में हम कैसे better करें अपनी situations को in numbers, because this is like something which is uh, enlightenment हो रहा है हमें, है ना, समझ आ रहा देखो है अब कि देखो, क्या क्या हाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा हो है। रहा है। तो देखो, हाँ। मुझे पता है ये सब चीजें होती हैं, तो इसलिए लोग पता है घूम के मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं। क्योंकि जब तक हम रियलिटी पे नहीं जाते ना बेटा जी, तब तक ना हम उसी में उलझे रहते हैं। हाय 1 8 में दुखी मिलेंगे, हम 2 8 में दुखी मिलेंगे, तो 2 8 वाले 1 8 वाले हैप्पी कब होंगे, ये कोई नहीं बताता है कैसे होंगे। राइट। दूसरा, जैसे आपने अपने बच्चे, मैं बच्चे की बात करूंगी पहले। आपने बोला अपने बच्चे का कॉम्बिनेशन 8 8 का कॉम्बिनेशन है। ये आप आज लिख लो मैम, ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, ये आपसे बहुत ज्यादा ऊपर सक्सेसफुल होगा। जो हिम्मत वो लेके पैदा हुआ है ना, उतनी हिम्मत तो आपके पास भी नहीं है। आपका बच्चा, आपने जिस एज में सक्सेस लिया ना, ये उससे 10 साल पहले करेगा। पर उसके लिए ओके। आपको उसको अभी से ट्रेन करना पड़ेगा, कि अगर वो काम उसने, और आप वैसे भी देखोगे मैम, अभी कितने साल का है पहले बताओ। वो 3 साढ़े 3 साल का ही है, और मैं 3 साढ़े 3 साल का है ना। 36 years की हूँ, हाँ। ठीक है, देखो अभी 3 साढ़े 3 साल का है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले सकती हूँ सिर्फ। उसके अलावा जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, और वैसे आपने 3.5 साल में बच्चा बोलता है थोड़ा बहुत, काफी अच्छा बोलता है। काफी अच्छा बोलता है। अच्छा, आप मुझे कोई भी एक चीज सोच के बताओ जो आपने उसकी 3.5 साल की उम्र में ही देखी हो, वो कुछ अलग करता है। कोई ऐसी बात बोलिए जो आपको स्ट्राइक की हो, याद आ रही है कोई। इनफैक्ट वो जब छोटा था तो उसकी पेन बियरिंग कैपेसिटी बहुत कमाल की थी। जो बच्चे छोटे सी सिचुएशन में रो देते हैं, उसको फील भी नहीं होता था कि मुझे दर्द हुआ है। बट अब वो होता है, बिकॉज अब वो टैंट्रम्स वाला फेज है। बट वो जो बेबी वाला फेज था, उसमें उसको चोट लगती थी और वो रिएक्ट ही नहीं करता था। तो हमें ऐसा लगता था, अरे बेबीज तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, तो ये क्यों नहीं यू करता। गॉट योर आंसर। या ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, आप देखना आप अपने बच्चे से ही बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और ऐसा होता है, हम अपने बच्चों से भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और आर्ट से बहुत जल्दी सीखते हैं। आपका बच्चा जो है, इसकी परिपक्वता, इसकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी है। ये एक मैच्योर प्लेनेट है, तो ये ऐसी बातें करेगा आपसे कि आपके दिमाग में लगेगा मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात कभी। मैं एज में इतनी बड़ी हूँ, मैंने अपनी लाइफ में इतने एक्सपीरियंस देखे हैं। और आप अपने बच्चे को करो टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर, या उसको
मेडिकल के लिए, हीलिंग्स के लिए ऐसी लैंग्वेज प्रिपेयर करेंगे ना, बहुत अच्छा करेगा। लॉ के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग बहुत, मैं और चिंता मत करो, पैसा बहुत कमाने वाला है आपका बेटा। बस ट्रेन अभी से बात करो उसको। और बट हमारी जो लाइफ है वो उसके स्ट्रगल का क्या, लाइक जो द वे वी आर वो लिविंग इट, आपका इट्स लाइक टू एक एट है ना, कांस्टेंट टू वेट है। वो हाँ आप जी। देखना कैसे है, उसका क्या स्टोरी आप खुद बनाना, उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे धीरे धीरे। तभी बोला मैंने, 2-8 थोड़ा सा 1-8 से भी थोड़ा खतरनाक होता है। 2-8 को हम बोलते हैं विष योग। ठीक है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप बताइएगा एज यू ट्रेन अस लाइक हाउ टू डील विद दीज कॉम्बिनेशंस इन लाइफ इन डे टू हाँ, डे बेसिस, सो दैट विल आल्सो बी वेरी हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच। आपका वेलकम। पढ़ाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है कि एक मिनट भी छूटता नहीं है, लाइक यू नो वी आर स्टक टू द स्क्रीन एंड लिसनिंग टू यू ऑल द थैंक टाइम, यू सो मैम। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। या थैंक यू मैम। जी मेघना। मैम सबसे पहले आप सुन सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यू क्रिएटेड सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। मुझे थैंक यू मैम। दिख नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? दिख, अच्छा। हाँ और आपका कैमरा नहीं ऑन नहीं है शायद, कैमरा आई नहीं थिंक। नहीं, मुझे एक्चुअली स्क्रीन ही अच्छा, स्क्रीन रोटेट नहीं कर रहा दिख है, रहा सॉरी। है। आप सुन पा रहे हैं मुझे ना? हाँ हाँ बिल्कुल सुन पा रही हूँ। तो सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और द वे यू आर एक्सप्लेनिंग थिंग्स लाइक जस्ट हाउ, जो पहले मैम बोला उन्होंने, इट आप इतना इजी करके बता रहे हैं कि अ, समय भी बड़ी जल्दी, मतलब वी फील लाइक अच्छे से टाइम जा रहा है और हम समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, तो थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू। मेरा सबसे थैंक यू। बड़ा फियर 7 और 4 को लेके है, क्योंकि मेरा पर्सनालिटी 7 and 4 इज माई कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ ड्राइवर नंबर। हाँ तो 7 and 4 का मुझे जब भी मैं पढ़ती रही काफी डर सा रहा कि ये स्वर भानुओं को कंप्लीट करता है, इट ब्रिंग्स कंप्लीटनेस, या फिर ये स्ट्रगल्स और इनहेंस कर देता है। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि जो सर और धड़ अलग हुआ तो वो एक दरार और चोट हमेशा के लिए, वो तकलीफ पेन रहता है। तो मैंने नोटिस किया स्ट्रगल्स तो थे, पर शादी के पहले मेरा नाम 3 पे आता था, तो जुपिटेरियन ग्रेस था या क्या था। तो मैंने पीएचडी किया, सब किया, पर आफ्टर मैरिज सिंस आई चेंज द नेम तो वो 4 पे आ गया वापस, टोटल नंबर 40। तो मुझे लगा पता नहीं यार, मैंने शायद मुश्किल और बढ़ा ली अपनी। हाँ। यस। हाँ, आपकी और लाइफ में 9 थ्री भी 2 बार से। हो जाता है लोशु कृत में, तो आई एम नॉट श्योर वो नहीं, हिम्मत का हम परिचायक है लोशू नहीं या वो। पढ़ेंगे, हम वेदिक जी पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे उसमें क्या है। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे जाएंगे ना, आपको, मैं ज्यादा नहीं कहती, 15-16 क्लासेस के बाद ही ना आपको समझ में आ जाएगा कि जी क्या डिफरेंस है। आंसर अपने आप मिल जाएंगे आप। जी मैम, पर जैसे ये क्या तकलीफें बढ़ा देता है, 4 बार नहीं, 7 होना, 9 डबल बार होना, कहाँ ऐसे? बढ़ाएगा वो हमें करना है, और जहां बढ़ाएगा बस वहां पर हमें रेमेडी करनी है। जो चीज तकलीफ देती है उसी के लिए काम करते हैं ना आप। बस जी। वहां काम करनी है, इस, बाकियों को बैलेंस कर देना है, नहीं करना तो होता है। इसमें कुछ भी प्लस है इसका, या ज्यादातर Yes। नेगेटिव्स ही हैं? नहीं, प्लस है, बिल्कुल प्लस है। किस किस लिहाज से, इफ यू कैन जस्ट मे बी कोई एक चीज जिसको देख के मैं बताऊंगी सुकून आपको। मिले। ओके, थैंक यू। सुकून मिलेगा मैम। और बाकी ये थैंक यू। इतना बताऊंगी आपको कि 3 पे नाम आपके लिए बहुत अच्छा था। 3 आपको लाइफ जी में आगे लेके जाएगा, क्योंकि केतु को सहारा चाहिए होता है जुपिटर का। जुपिटर का वो जी पक्का मैम। चेला है वो। जी मैम। पर ऐसा नहीं है कि कंप्लीशन आता है 4 होने से, ऐसा नहीं है ना? 4 आपको डिजायर देगा ना, तो जी। कंप्लीशन कैसे आएगा। और डिजायर को जैसे कई होल्ड लोग कहाँ बोलते हैं करना है। 5 पे ले जाओ, सॉरी, गो नहीं, अहेड प्लीज। 5 अगर, 5 पे हम नहीं बोलते, मैं 4-7 को 5 पे कम बोलती हूँ। वहां पे 3 अगर आपको ज्यादा हेल्प करेगा। हम करेंगे अभी, कल आएगा या परसों आएगा ना हमारा, कुछ मैं आपको जी बताऊंगी पहले नेम के बारे में। अभी आप सब चीजें जी ना जी। थोड़ी थोड़ी समझो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हाँ हाँ। समझोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है। तो आपको क्लियर जी होंगी जी चीजें। पहले क्वेश्चंस जी आपके इकट्ठे करोगे बहुत सारे, फिर आपको लगेगा जी अच्छा मैम। इनका अलाइनमेंट कैसे हो रहा है। जी जी। क्योंकि कई बार जैसे नाम भी बदलते हैं, कोई अक्षर बढ़ा दिया हाँ और उसकी फ्रीक्वेंसी 6 पे हाँ ले आए, 1 पे ले आए, तो हाँ दैट कैन ऑल्सो बी डेट्रिमेंटल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, राइट? पता नहीं हाँ। चलता क्या खेल रहे हैं, क्या छेड़ रहे हैं। यस। यस, नहीं पता चलता क्या खेल रहे हैं। थैंक यू दीपा जी। करेंगे अभी। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। जी रेनू जी।
दीपा जी, हाँ, मैं डिम्पल मैं बोल रही हूँ, आपने मुझे पूछना अनम्यूट था किया है। कि डिम्पल जी, 1 मिनट, डिम्पल जी 1 मिनट, पहले रेनू जी को कैमरा ऑन करके ठीक बात ठीक। करो। देखो, जिनका कैमरा ऑन होगा मैं उनको पहले करूंगी, मैंने बाकी सबको कर दिया, मेरा कैमरा ऑन होगा कैमरा तो। आपको ऑन लग रहा है? हाँ जी मैम, रेनू जी आपका ऑन है, प्लीज बोलें। ओके, ओके। तो मेरे को ये पूछना था, मेरा जैसे 8 है, तो हाँ, 8 और जो टोटल आता है मेरा आता है 30। आज हमने सारा। टोटल की बात की, पहले बताओ रेनू जी। बात की हाँ, हमने टोटल की? नहीं की ना आज हमने नेम, नेम की नहीं, बात। नहीं करी। हाँ, हाँ और 8 और 4 का कॉम्बिनेशन, हाँ, जैसे मेरे हस्बैंड का 4 आता है, तो इज दैट गुड? 8 and 4 सब गुड है। सब गुड है? अच्छा, हाँ हाँ, सब गुड है मैम। अच्छा, गुड अच्छा। सब है, बस उसको ये देखना है कि कौन सी चीज को कौन से डब्बे में डालना है, अलग अलग। अच्छा एक बात बताओ, घर में वो लाते हो कुछ फ्लेक्स, कुछ नमकीन, कुछ बिस्किट्स लेकर आते हो? हाँ, हाँ, हाँ। कैन यू पुट इन ऑल दैट? हस्बैंड को नमकीन पसंद है, आपको बिस्किट पसंद है, आप एक ही बॉक्स में डालते हो? नहीं। अलग में डालते हो ना, बस वही करना है हमें। अच्छा सब है, टेस्ट सब चाहिए। एक राइट, भी मिसिंग होगा ना मैम हमारी जिंदगी में तो ये चल नहीं रही होगी। राइट, राइट। तो चाहिए सब कुछ और 1 to 9। एक 1 to 9, और यस, एक आपने 8 का शुरू में बताया था कि ऑलवेज नॉट सेटिस्फाइड, दे ऑलवेज फील कि कुछ मिसिंग है। 7 में बताया। 7 में बताया। तो 8 में भी आपने कल बोला था, आई थिंक समथिंग इन द बिगनिंग यू सेड। इट इज मेटेरियलिस्टिक एज वेल एज स्पिरिचुअल, उसको दोनों चीजें चाहिए। दोनों चाहिए, राइट। और तो अच्छा, वो 7 का फिर मैंने गलत सुना होगा या तो, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू आस्क यू कि उसका एनी रेमेडी और एनीथिंग दैट वी कैन डू। रेमेडी ही करेंगे हम लोग। अच्छा, करेंगे। ओके, गुड, गुड। थैंक यू जी, जी थैंक यू। डिम्पल मैम, अब आपकी बारी। जी, थैंक यू सो मच। वेलकम। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ जी, देख भी अच्छा। पा रही दीपा जी, आपने अभी बोला था 1 और 8 की एनिमोसिटी रहती है ना? तो अगर ऐसा भी होता है कि हम 8 नंबर के घर में रहते हैं, तो 1 नंबर के ऊपर इफेक्ट आता है? हूँ। दिस इज अ वेरी कॉमन ऐसा, क्वेश्चन आई फेस एवरी इन एवरी वेबिनार। मगर ऐसा क्यों है? मेरा बेटा जो है वो बाहर रहता है वैसे, बट जब घर आता है तो उसका गुस्सा बहुत तेज हो जाता है, बिकॉज ही इज नंबर 1 और हमारे घर का टोटल 8 आता है। तो वैसे ही इज सच अ गुड किड, मगर जब वो घर आता है तो उसका गुस्सा बहुत हो जाता है, मेरी और उसकी तकरार हो जाती है थोड़ी बहुत, फिर वो अपने आप ही हम ठंडे हो जाते हैं। मगर ये है कि मुझे ऐसे डाउट होता है कि 8 नंबर और 1 नंबर की थोड़ी सी बनती नहीं है आपस में। तो आप बताएं प्लीज मुझे इसके बारे में। मैम जब मैं आपको ये बताऊंगी ना कि 8 नंबर गर्म नंबर है ही नहीं, 8 है ही ठंडा नंबर, तो फिर आपकी काया पलट हो जाएगी। तो अभी रुको इन सब चीजों के लिए। 8 इज अ वेरी कोल्ड प्लैनेट। अच्छा जी, ठीक है। वो और सूर्य से मेरे बहुत दूर हस्बैंड। है, सूर्य से बहुत दूर है। देखो यहां से ओके। आपको एक और सबके मल्टीपल क्वेश्चन या आंसर्स होंगे। सी, साइंस सबने पढ़ी है अपनी, इतनी सबने पढ़ी कि सोलर सिस्टम सबने पढ़ रखा है, हाँ इतना तो जी, पढ़ा हाँ है ना, जी। बेसिक साइंस है। तो उस सोलर सिस्टम में आप देखोगे सूर्य के सबसे करीब क्या है, बुध है। हम्म। ठीक है? तो आपको मेरे को, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती ना, इसलिए होता है कि एस्ट्रोलॉजी में भी आप देखेंगे ना, जहां सूर्य होगा उसके आसपास ही बुध होता है, या तो उसके साथ बैठा होगा या उसके साथ ही होगा, तो क्योंकि पुत्र हमेशा पिता के साथ साथ रहेगा, राइट। जी, अब बुध के बाद आगे के प्लैनेट्स आते हैं। बृहस्पति आता है, मंगल आता है ना, पृथ्वी आती है, उसके बाद हमारे जी। बृहस्पति आते हैं। बृहस्पति बड़ा फैट प्लैनेट है, बड़ा है, सोलर सिस्टम को याद करना सिर्फ। सैटर्न सबसे लास्ट में आता है सोलर सिस्टम में। हाँ ठीक जी। है, तो जो चीज सबसे लास्ट में आती है उसके पास सूर्य की किरणें आपको लगता है उतने ताप पहुंचा हम्म, पाती होगी? जी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे ठीक हैं। है, नहीं, आई तो अंडरस्टैंड, हाँ जी। तो गर्म कौन मिलेगा आपको? सूर्य के जो पास में है, तो गर्म कौन मिलेगा? बुध मिलेगा। बुध मिलेगा। जी जी। तो बुध का गुस्सा कैसा मिलेगा? वन की तरह मिलेगा। वन जैसा नहीं, वन की तरह मिलेगा।
कि जब उसका मन करेगा तो इतना गुस्सा करेगा, उठा के सब चीजें तोड़ तोड़ सकता है वो, क्योंकि ताप सूर्य के साथ बोला उसको। बट नॉट जी एवरी जी। टाइम, क्योंकि बच्चे को इतना अलाउड नहीं करते हम लोग कि हर समय गुस्सा करना तुझे। अपनी जो चीज चाहिए तुम्हें वो नहीं मिल रही, तुम उस पर गुस्सा करते हो। बच्चा यही करता है, इतना ही अलाउ करते हैं ना बच्चे को। जी बच्चा जी। अगर सारी चीजें उठा के पटकेगा तो तुम क्या करोगे? तुम दो लगा के उसको पटकोगे, तू निकल पहले, तो मेरी औलाद ही नहीं है। तो बेसिकली ये मेरा डाउट गलत है, इसका मतलब कि हाँ। अ, मगर 8 नंबर के घर के हम्म, अंदर स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, मैंने ये तो सुना है। नहीं है। नहीं। ओके, मैं अभी तक तो हम कर ही रहे हैं, मतलब जैसे बहुत बिजी रहते हैं अपने कामों में, और ऐसा नहीं है अरे, कि वी हैव अचीव्ड समथिंग। हम्म, क्योंकि और इस घर से अगर हम मूव भी करना चाहें तो हम हो ही नहीं पा रहा है ऐसा कि कोई। वो मैं बताऊंगी क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसको मूव करने का तरीका भी होगा। अब जो आप ये बोल रहे हो ना, 1 और 8, 1 यहाँ है, 8 यहाँ पड़ा हुआ है बेचारा, इतनी दूर है। जी। 8 हमें चीजें क्यों एक तो डिले दे रहा है वो, क्योंकि उसका और आपके का रास्ता लंबा है, समझ रहे हैं? उसका रास्ता लंबा है तय करने का। पृथ्वी 365 दिन में 1 साल पूरा करती है। जी। शनि कितने सालों में जाके एक चक्कर पूरा करता है। तो शनि क्या चलता है? शनि हाँ, धीरे चलता है स्लो है। क्योंकि वो बहुत दूर है। हाँ, शनि शनि। जी। शनि शनि चलता है, कुछ उनके पैर में भी तकलीफ है क्योंकि उनकी लड़ाई का मसला था, पैर में भी तकलीफ है उनके। तो हाँ चीजें जी। उनकी डिस्टर्ब है क्योंकि उनकी मां ने उनको धक्का दिया, उनको पैर पे लगा तो उनका पैर धीरे चलता है। ये भी मसला उनके साथ है। अगर मैं इसको और भी सिंपल तरीके से बताऊं, स्कूल की प्रेयर लाइन याद है? हाँ जी। कैसे खड़े होते थे स्कूल की प्रेयर लाइन में? छोटे से लंबे तक। छोटे से बड़े तक। हाँ जी। तो जो पीछे खड़ा होता था उसको आगे का सब दिखता था। जी। ठीक है। कौन सा बच्चा अपना पैर पीछे करके अपने जूते साफ कर रहा है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ। कौन सा बच्चा हिल रहा है? आगे वाले को पीछे का दिखता है? नहीं। दिखता है? नहीं दिखता। पीछे वाले को दिखता है। हम्म, सैटर्न हाँ पीछे जी। बैठा हुआ आप सबको देख रहा है। कौन कौन से प्लैनेट्स को देख रहा है? 8 किस किस को देख रहा है? 7 को भी देख रहा है, 4 को भी देख रहा है, 5 को भी देख रहा है, 3 को भी देख रहा है, 2 को भी देख रहा है, 1 को भी देख रहा है, जी। क्योंकि सबसे पीछे है वो। तो तुमने आपस में आगे वालों ने जो सी भी गड़बड़ की ना, शनि पीछे से सब देख रहा है। तो आपकी गलतियों का नतीजा तो वो आपको पनिशमेंट देगा ना। शिकायत तो करेगा, मैडम ये प्रेयर में हिल रहा था, ये जूते साफ करके नहीं आया घर से, ये अभी कर रहा था। तो तो बेसिकली सैटर्न आप। नोटिस एवरीथिंग। तो जो वो नोटिस कर रहे हैं ना, उस एवरीथिंग का रिजल्ट वो आपको देता है। अगर आप लाइन में सीधे खड़े हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, तो वो आपको रिजल्ट देगा ना, मैम ये खड़ा था लाइन में। तो अगर गॉट हम इट? अपनी मेहनत करते जा रहे हैं और यस। मतलब जैसे, ओके, मतलब हम ज्यादा वो नहीं कर रहे सैटर्न, तक। यस, सैटर्न डिमांड्स ओनली 3 थिंग्स। आप अपने काम मेहनत से करते हैं, दूसरा आप कितने लॉयल और ऑनेस्ट अपने काम के प्रति, और अपना काम जिसको बोलते हैं ना एक पूरे डेडिकेशन से, ईमानदारी से, ईमानदारी ही जी मांगता जी। है वो आपसे। सैटर्न तो सिर्फ ये कब कर्म तक, का अगर देता है। करते जा रहे हैं तो ये कब एक साइकिल एंड होता है कि हमें पता चलता है कुछ रिवॉर्ड्स मिलने ये वाले हैं अब? ये हम ना कल की क्लास में सीखेंगे इवेंट्स निकालना, तब आप देखना कि ये कब एंड होगा, अच्छा, कल सिखाऊंगी मैं आपको ये। ठीक है। कल जॉब पे चालू जाना है मुश एक्चुअली। 11 बज गए यहाँ पे। ओके। फिर भी थैंक यू सो मच रिकॉर्डिंग दीपा जी, बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग से। देख लेना, रिकॉर्डिंग हाँ देख जी, लेना। ओके, थैंक यू जी, अप्रिशिएट इट। ओके जी। परिणीता, परिणीता मैम, या नमस्ते जी। नमस्ते। बहुत सारी चीजें बहुत पहली बार पता चली एक्चुअली। और मुझे वो चंद्र का बहुत मतलब लाइक मन और ये लाइक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था और काफी हेल्प होगा उसका। हाँ, मुझे एक ही पूछना था, अभी जो हमारी बर्थ डेट है तो हम उसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे लाइक पूरा डेट मंथ ईयर। मैंने भी तो कराया ही नहीं, आपके क्वेश्चन लेने फिर लग गई मैं। यही तो कराना था अभी। अच्छा, वही पूछना था क्योंकि हाँ, मतलब अभी जैसे मेरी बेटी का है, छोटी वाली का, तो उसका डेट से मैं जाएंगे अभी तो करा रही हूँ, एक आएगा। ओके, अभी करा रही परफेक्ट। हूँ। चलिए। जी जहरा, अनम्यूट।
See, we didn't talk about any enemies of 4 or 6. 6 की भी नहीं बात की ना हमने. 7 की enemies बोले तो can we talk about those? अभी यस, मैं एनिमिटी लिखवाऊंगी. सबकी स्टोरी इसलिए बताइए ताकि जब कल हम एनिमिटी की बात करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, अच्छा ये इसका एनिमी क्यों है. हाँ, नहीं उनकी स्टोरीज नहीं बताई. इतनी स्टोरीज आपकी फैसिनेटिंग है कि आई वुड हैव लव टू हियर दोज. होपफुली वो भी मतलब स्टोरीज आप में ऐसा आए. चाह रहे हो कि मैं ऐसे बताऊं कि 7 और 8 की एनिमिटी क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे वाली. नहीं, जैसे आपने या बताया ना सिक्स 1 और 8 की जो स्टोरी बता के एनिमिटी बताई. 6 और 3 की बताई तो है, 6 और 3 आपस हाँ. में एनिमी क्यों है. हाँ, और 4 की कोई नहीं है लाइक. 4 7 का हिस्सा है. ओके, बट उनकी एनिमिटी तो इतनी नहीं है ना लाइक. और एनिमिटी इट इज. बताएंगे ना आगे कि ओके. कौन किसके साथ चलता है. आपका दोस्त, देखो, कॉलेज में जो आपका दोस्त सबसे अच्छा दोस्त है, एक टाइम पे सबसे अच्छा दुश्मन बन जाता है, वो किसके साथ जाके मिलेगा, जो जिसको आप पसंद नहीं करते. जनरली नेचर में लोग क्या करते हैं, अगर आपको छोड़ के जाते हैं वो उसके साथ जाके बात करते हैं जो उनको बहुत पहले छोड़ चुका होता है. वो अपना गठबंधन बना लेते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में होता है गठबंधन. ठीक है. जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग. ठीक है जी. ख्याति मैम बताएं, फिर इसके बाद हम वो सीखते हैं बी एन. um नमस्ते. सो नमस्ते. दीपा जी, अगर 2 तारीख हो यानी 20 तारीख हो और अगर 8वां महीना हो तो भी वही मुश्किल आती है जो 28 नंबर में आती है. 8वां महीना मतलब अगस्त की बात कर अगस्त. रहे हो. हाँ हाँ. हाँ आएगी. वो तो वाली नहीं जैसे आएंगी, आप. डिफरेंट आएंगी आएंगी. अच्छा. तो 28 जैसे आपने बोला ना कि 2 इज लाइक मैम मून एंड बेसिकली 8. जैसे 28 है ना, तो जैसे मैं 28 में बात करी, मदर के साथ रिलेशन है, 2 इज अ मदर. मदर हम्म. को ज्यादा फेस करने पड़ती हैं चीजें. अच्छा. मदर को भी सो हार्डशिप मेरी. फेस करने पड़ती लाइफ में. अच्छा. तो मदर भी नंबर 2 है. हाँ, तो उनको भी हार्डशिप फेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में. अच्छा. तो उसकी रेमेडीज वगैरह आप बाद में बताएंगे, राइट? मैं बड़ी कराऊँ. ठीक है जी. थैंक यू जी. ओके. हाँ जी सोना मैम. मेरा भी एक सिंपल सा छोटा सा ही क्वेश्चन है कि अगर मदर 20 किसी भी मंथ की 20 क्या है उनका, और जो उनका बेटा या बेटी है जो भी वो 28 के हैं, हाँ बेटा हाँ या बेटी जो भी है वो 28 का है और मदर 20 की है, तो वो 28 2 और 8 तो है ही, बट जो 20 है उससे भी ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स या उनके अंदर जो भी हाँ. इश्यूज रहेंगे, यस. तो वो ट्विट विषय बन होल गया ना. लाइफ. ओके. एक तो ये होता है कि नहीं, मदर का कोई अदर नंबर है, कोई भी 3 हो गया 4 हो गया, बट सन 28 है या बेटी 28 है, तब तो जो इशू होंगे होंगे, बट अगर मदर भी 20 है या 2 है और बेटा बेटी 28 है तो ज्यादा होंगे. हाँ, 28 में होंगे. ओके. थैंक यू सो मच. 28 एक ऐसा नंबर है, ये हम हेल्थ तक पढ़ते रहेंगे. ओके. 18 इतना ठीक. परेशान नहीं करता जितना 28 करता है, क्योंकि बच्चा ना अपनी माँ के ओके. सबसे पहले क्लोज होता है. माँ से उसको सहारा हम्म. नहीं मिलता तो उसको दुनिया अपनी अच्छी नहीं लगती. ओके. हम्म. तो 8 को अपनी माँ से नाराजगी है. प्यार भी उसी से करता है, नाराजगी भी उसी से ही है. ओके. हम्म. ठीक. जी ज़ारा मैम. तो ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए होता है या ऑल्सो योर पेट्स दैट आर बोर्न ऑन द 28th? पेट बॉर्न तो 28. यस. मैम पेट्स हो सकते हैं, बट मैंने पेट्स पे ऐसे कभी ये नहीं देख सकती मैं. मतलब लाइक आप अगर ऐसा स्ट्रगल वगैरह कह रहे हैं तो मैम इतना नहीं मैं बता पाऊंगी, क्योंकि आई हैव लेकिन इवन मेरे पास भी पेट्स हैं. आई हैव 2 स्ट्रे डॉग्स एट माई होम, और 1 इज एट माई स्टेयर्स, मेरी एक स्टेयर पे ही रहता है, ठीक है. एंड 3 मेरे ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं. तो मतलब कि वो भी मेरे बच्चे भी उठा उठा के ही लाया हुआ है ना, तो ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकती. दे फेस एक्चुअली से कोई अबंडन कर गया
वन माई डॉटर, हम्म, मेरी डॉटर, बड़ी वाली डॉटर कॉलेज से उठा लाई थी, जब उसका कॉलेज फिनिश हुआ था वहां से उठा लाई थी, तो 3 साल हो गए उसको हमारे पास है वो। उसको हाईवे पे कोई बांध दिया था, उसका कोई दांत वांत तोड़ के, तो वो पिक करके ले आई। तो अब क्या है, हम मेरे बच्चे सेलिब्रेट करते हैं उनका बर्थडे कि मम्मा आज सिम्बा का बर्थडे है, अक्टूबर में आएगा उसका इनफैक्ट। हम्म, तो वो चार जैसे सिबलिंग्स थे उनके, तो चार सिबलिंग्स में से देखो पता है जब पपीज होते हैं जो स्ट्रेस पे होते हैं उनका कोई ऐसा जीवन नहीं होता है। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि हम उसका ऐसे डेट से नहीं देख पाएंगे कि हमें एक तो कई बार एक्चुअली पता नहीं होता उसका बर्थ कब हुआ होगा, ठीक है राइट। अब बच्चों को थोड़ा आइडिया, उस समय बच्चे देखते थे तो मैं मोस्टली ऑफिस में होती, मुझे नहीं पता कब उठा के लाए क्या हुआ। वो धीरे 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 अच्छा घर के पहले बरामदे में आए, बरामदे से धीरे धीरे ड्राइंग रूम के कॉर्नर में आए, ड्राइंग रूम के कॉर्नर से कब मेरे बेडरूम में पहुंच गए, मेरे बेडरूम के सामने ही उनकी उनका बेड है, तो वो अब मेरे मतलब रूम में ही रहते हैं, हम्म। ठीक है। मैं एक इसके लिए ऑफिस में ही पूछ घूमता रहता है, तो मतलब लाइक देखो पेट्स का जो हम्म, लाइफ होता है ना मैम, देखो एक तो हमारे हाथ में नहीं होता। समटाइम आप हम्म, कहीं से लेके आ रहे हो, देखो आई एम नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ ब्रीडर, आई एम टोटली अंगेज्ड अबाउट इट कि तुम्हें भैया लेना तुम वैसे किसी को ले लो, किसी को अडॉप्ट कर लेते, सो मेनी थिंग्स इन द मार्केट है ना, दुनिया में बहुत कुछ है। ब्रीड करके लेकर आया है तो देखो उनका अपना वो होता है। इवन मैंने भी अपनी फैमिली में देखा कि वो ब्रीड का डॉगी लेकर आया है, 2 बार तो क्या हुआ उनका 2 महीने में ही चला गया, पता ही नहीं चला, कुछ इश्यूज था। क्योंकि देखो वो उनको कैसी भी सर्कमस्टांसिस में रखते हैं, तो इसलिए मैं पेट के बारे में नहीं बहुत भूल पाऊंगी। इट डिपेंड्स अपॉन उनका सर्कमस्टांसिस कैसा है, उनका एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ज़ाहरा मैम सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज पे मैं ऐसे नहीं बोल पाऊंगी क्या है क्या नहीं है विदाउट हम्म। नोइंग एनी काइंड ऑफ स्टोरी। No, I got it from a colleague of mine. और उसका डेट ऑफ बर्थ 28 था, बट आई फील जब वो मेरी लाइफ में था, इट इट वाज लाइक अ ब्लेसिंग, एंड सिंस हाँ, ही इज हो गॉन आई सकता है बिल्कुल। स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज आफ्टर ही लेफ्ट। मैम पेट्स ना हमारे हेल्थ इश्यूज एक्चुअली बहुत सारे ले भी जाते हैं, हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। पर सिर्फ डेट की बात करें सहारा मैम, तो वैसे उन बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि प्लानेटोरी जो इफेक्ट्स होता है ना, जीव जंतु क्या है, जीव जंतुओं का जीवन अलग होता है, हम लोग ना अपनी कर्मा लाइफ जीते हैं, जीव जंतुओं के साथ ना कर्मा अटैच नहीं है, तो इसलिए प्लैनेट्स का इफेक्ट उनके ऊपर होता नहीं है। ओके। क्योंकि हम काम करते हैं, हम बात करते हैं, हम बातों से लोगों का दिल भी दुखाते हैं, हम बातों से अपने काम भी बनाते हैं, हम अपने दिमाग का भी यूज करते हैं। तो पूरी जी, सृष्टि में ना ह्यूमन जो है ना वो सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल है आई एग्री। एक्चुअली, क्योंकि यस, हम अपना दिमाग बहुत चलाते हैं ना, वो एंड बेचारे दिमाग का अनफॉर्चुनेटली चलाते अपने। नेगेटिव, वो सिर्फ प्यार करना चाहते हैं। हाँ, तो माइट भी जरूरी नहीं है कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा आया है, हार्डशिप आया है, तो हो सकता है वो आपकी लाइफ का कुछ पेन लेके चला गया है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ओके, चले अभी हम करेंगे एक बार बी एन डी एन निकालना सीखते हैं। आप लोग अपनी अपनी डेट निकाल के रखो अपनी बर्थडे की। स्क्रीन आ रही है आपके सामने? नहीं, अभी तक नहीं है। अभी आ गई? जी। पेन कहाँ चल रहा है?
देख, बेसिक नंबर क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी, इट्स ड्राइव फ्रॉम द बर्थ डे रिड्यूस टू अ सिंगल डिजिट। ये आपके एम्बिशंस और आपकी ड्राइव्स को बताती है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक बर्थ डेट है मेरे पास 31 अगस्त 1983, तो इसका बेसिक नंबर क्या आएगा, 3+1 = 4। तो जो जिस भी डेट को आप बॉर्न होंगे उसको आपको सिंगल डिजिट पे काउंट करना है, तो वो आपका बेसिक नंबर निकल के आता है। बेसिक नंबर के बाद हमारा आता है डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ बर्थडे, आपका बर्थडे का टोटल, मंथ, ईयर, इसको आपको सिंगल डिजिट पे रिड्यूस करेंगे तो इट रिप्रेजेंट द लाइफ पर्पस एंड लेसन बताता है आपका ये। जैसे डेटा हमारे पास 31 अगस्त 1983, डेस्टिनी क्या आएगी, 4+8+3 = 15। 1+5 को आप सिंगल पे करेंगे तो आपके पास आएगा 6। तो क्या नंबर आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अब इसको और सही तरीके से, क्या तरीका होता है इसको निकालने का, आप में से कोई भी एक अपना बर्थडे बोल सकता है मुझे, कोई भी एक बोल दो। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम, डेट ऑफ बर्थ बोलो अपना। हाँ, मेरा है 8 मई 1952। 8 मई। मैम आपकी लाइफ में कभी कोई फाइनेंशियल स्कैम हुआ है बहुत बड़ा, या एकदम लॉस हुआ हो? लॉ नहीं, स्कैम तो नहीं हुआ, टच वुड लॉस अभी मतलब तक भगवान। पैसा, मतलब पैसा एकदम लॉस हो गया हो काफी सारा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। किसी किसी ने अभी हमको देना है कुछ पैसा, बट हम्म। ऐसे नहीं हुआ कि नहीं, बट वो पैसा अभी किसी से मिलना है। मिलना है। और हाँ, ऐसा कभी या तो लाइफ में ऐसा फेस किया कि कभी आपको अपनी ही हक मांगने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ा हो, ऐसा कुछ? कोर्ट का तो नहीं लेना पड़ा, बट ऐसा लगता है कि हमारा हक नहीं मिला है, बट ओके, कोर्ट पे नहीं गए। हाँ। ठीक है। देखो अब यहाँ पे मैम का हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1952। तो फिलहाल हमें सिर्फ बेसिक नंबर निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए डेट। उनकी उनकी डेट ऑलरेडी सिंगल डिजिट पे है 8। तो यहाँ पे हम राइट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं BN = 8। 8 BN है रेणु जी का। अब राइट। इनका अगर हम डेस्टिनी नंबर निकालेंगे तो डेस्टिनी नंबर के लिए हमें क्या करना है, हमें डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हमें 8+5, दिस इज अ राइट वे टू टोटलिंग द डिजिट। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ 8 को अलग ऐड करते हैं, 8 में 5 ऐड करते हैं, 1950 को इकट्ठा ऐड करके इसमें करते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म। शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं करना है। इस फॉर्म को किस लिए ऐसा करना है ये मैं आपको कल क्लियर करूंगी। इसलिए जिसकी डेट ऑफ बर्थ कैसी भी है, आपको टोटल सिर्फ इसी तरीके से करना है। इससे आपको अपनी लाइफ की एक चीज और क्लियर होगी, जिसपे आज तक कभी ध्यान नहीं दिया होगा आपने, कि हाँ हम, क्योंकि हम यूट्यूब से देख रहे हैं, हम ये सब चीजें देख रहे हैं। कंपाउंड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, इट्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर लाइफ। आपका मेन रेमेडी भी वहीं से ही आता है। 8+5+1+9+5+2, ठीक है। तो इस तरह से हमने रेणु जी का यहाँ से टोटल निकाला है। टोटल आ गया आपके पास 8, 5 आ गया इनका 13, एक 14, 14 और 9 हो गया कितना, 23, 23 और 5 कितना हो गया 28, 28 और 2 हो गया 31, है ना? तो 28 और 2 31, 30। 30 28 हुआ कहाँ ना। हुआ, 30 हुआ नहीं तो, देखो इसको 28 और ये 5 था ना आपके पास, बस देख लो, हाँ, 20, 28, 29, 30, ठीक है, 30 से आया, ठीक है। तो 30 30। से आपका हाँ, क्या आया, 3 आया, 3। 3। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या है, 8 और 3 का कॉम्बिनेशन है। चलो 8 और 3 की एक बड़ी प्यारी सी चीज बताते हैं रेणु जी। रेणु जी के हाँ। पास कुछ ऐसी क्रिएटिविटी है और ऐसी कुछ चीजें हैं, ये चीजों को बहुत जल्दी देख सकती हैं, और ऐसा मुझे नहीं लगता रेणु जी को कोई काम ऐसा हो जो नहीं आता हो। हाँ जी रेणु जी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ नहीं है, कि बहुत कुछ आता है, बट हाँ, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बहुत है। 8 और 3 का कॉम्बिनेशन अगर टाइम पे निखर जाए तो दुनिया पे छा सकते हैं ये बच्चे। और इनका क्रिएटिविटी सबसे हटके होता है, दिमाग इनका बाकियों से बहुत तेज चलता है, ये अर्ली एज में ये बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं।
और कोई बड़ी बात दैट नहीं इज है ट्रू। अगर रेनू मैम ने 8 साल की 10 साल की उम्र में भी रोटी पका ली हो, और वो भी बहुत प्यारी सी। हाँ, ठीक शौक है, है, बहुत शौक है टू 8 और लर्न। 3 इज अ वेरी गुड। चलो एक और करते हैं, एक कॉम्बिनेशन और ले लेते हैं। ये क्लियर हो गया रेनू जी, आपका क्या आ गया कॉम्बिनेशन? 8 और 3 का कॉम्बिनेशन आ गया आपका। जी जी। एक डीओबी और ले लेते हैं, कोई और दे दो एक डीओबी अपनी, डबल नंबर वाली दे दो, कोई अकाउंट नंबर वाली। सोना मैम आप दे दो, दे रहे हो आप? दे दो। मे 5 जुलाई 1978। डबल डिजिट वाली दे दो कोई, क्योंकि एक सिंगल डिजिट वाली हमने कर लिए, नहीं डबल ओके, डिजिट की दे दो कोई। 19 अप्रैल 2008। कितना गुस्से वाला है ये बच्चा। बहुत। आगे आगे ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये आग क्यों है ना, ये भी बताओ आगे की क्लास में कि आग क्यों है ये। ठीक है, तो बीएन निकालेंगे। बीएन कैसे निकलेगा? हम जिस डेट को बॉर्न हुए हैं वो हमारा बेसिक नंबर है, तो यहाँ पे इनके पास आ रहे हैं 19 को बॉर्न हुए हैं, तो 19 का आप टोटल निकालेंगे, कितना हो गया आपके पास? 1 + 9 वन। वन। इज इक्वल या टू 10 आया, वापस आ गया आपके पास 10। 1। तो बेसिक वन। नंबर आ गया 1। ठीक है, वन। राइट। अब इनका अगर हम डीएन निकालेंगे, तो डीएन निकालने के लिए हमें क्या करना है? डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना है, तो 1 + 9 + 4 + 2। टू। 0 को हमें ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं है, तो हम सीधा 8 लेंगे, तो यहाँ से आप इसको टोटल कर लीजिए, कितना आ गया हमारे पास? 24 का 6। 6। ठीक है, 24 का 6 हमारे पास आ गया। मम्मा मुझे यही बैग लेना है, इसी कंपनी का, मुझे यही शर्ट लेनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और वो लेके रहेंगे, चाहे एक लेगा जिद करके, मम्मा मैं दो नहीं लेके दूंगी, अच्छा एक लेके दो, पर यही लेके दो, हाँ, बिल्कुल पर्टिकुलर। बिल्कुल। इसको प्रिपरेशन कराओ वैसे कोई आप, गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह की, बहुत अच्छा करेगा ये। ओके। ठीक है, तो बीएन डीएन निकालना है, इस कैसे निकालना है? या इसको एक छोटी सी प्रॉब्लम है बच्चे को। स्किन इश्यूज है इसको कोई? नहीं, वो नहीं है, इसको बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये क्लियर अपनी बात बोल नहीं पाता, अटकता है बचपन से ही। बचपन से ही मतलब जो, अटकता है? गुड हाँ मिसिंग मतलब है ना, जो माइंड 5 में, नंबर नहीं है देखो, दिमाग अच्छा है इसका, हाँ पर बोल एक्सप्रेस नहीं दिमाग, कर पा ना। हाँ गुड एक्सप्रेस, मिसिंग है, इसलिए गुड इसके मिसिंग है। फ्रेंड्स नहीं है ज्यादा, इसलिए सोना इसके जी, ज्यादा फ्रेंड्स नहीं। मैं इस पे बात करती हूँ। अच्छा यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बी एंड डी एन, बी एंड डी एन समझ में आया आपको? ठीक है, यस। मैं आपका क्वेश्चन अभी इसका आंसर मैं देती हूँ आपको। ठीक ठीक है, है। ये वाला होमवर्क आपको आज करना है, और इस बी एन डी एन को आपको फिल करना सीखना है। कल इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, नहीं समझ में आएगा तो। अब आपको क्या करना है, जब आपने इसको फिल करना है तो कैसे फिल करना है? चार्ट बनाने के लिए आपको, जो हम चार्ट बनाएंगे वो हम बनाएंगे वैदिक चार्ट। ओके। सफेरियल चार्ट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं सफेरियल चार्ट। आप इसको नोट डाउन करके रखो, ये आपको फिल करके लाना है। 3 1 9, यहाँ आएगा आपके पास 6 7 5। दिस इज नॉट लोशू चार्ट, दिस इज अ सफेरियल चार्ट that you are going to be learn. 1, this is, sorry, लोशू बोलते बोलते लोशू ही करने लग गई। 2 8 4, ये हमारा सफेरियल चार्ट है। 3 1 9 6 7 5 2 8 4। अब आपको इसको कैसे फिल करना है वो आप देखेंगे। वैदिक चार्ट में हम लोग सेंचुरी नहीं लेते, तो जैसे यहाँ पे 2008 है, तो यहाँ का 2000 का मैं 20 नहीं लूंगी, काटा। ओके। जैसे मैम का था 52, 1952, या 19 नहीं लूंगी। यहाँ पे डेट है सामने 1983, तो मैं 19 नहीं लूंगी, काटा। तो मुझे डेट क्या क्या फिल करनी है, बस उसके बाद जोन सी जगह पे जोन सा नंबर फिल करना है मुझे, वो फिल कर देना है। तो अगर मैं इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ फिल करूंगी चार्ट में,
तो 1 की जगह पे मैंने 1 फिल कर दिया, 9 की जगह मैंने 9 फिल कर दिया, 4 की जगह मैंने 4 फिल कर दिया, और उसके बाद बचा 2008। 2000 का 2 लेना नहीं है, 8 बचा सिर्फ, तो 8 8। मैं यहाँ पर लूंगी। इसके अलावा इस चार्ट में कोई नंबर नहीं जाएगा, नो बीएन, नो डीएन। ओके। और ठीक है। जैसे आप मेरे वाले में कैसे करेंगे, जैसे 19 नहीं लेना, राइट? हाँ जी, एक मैं 19 है वाला ना? बता रही हूँ आपको। हाँ, हाँ। ठीक है, नो बीएन इन चार्ट। अब एक डेट ऑफ बर्थ मेरे पास सामने ही है, मैं एक उसका बना के दिखा देती हूँ। 1983 लिखा हुआ ना, ये 31 अगस्त वाली। तो 31 अगस्त का कैसे भरेंगे हम? 3 की जगह पे 3, 31 का 1 यहाँ पर, अगस्त का 8 यहाँ पर, फिर सेंचुरी का 19 नहीं लेना है, बचा 83। तो 8 की जगह 8, और 3 की जगह 3। नो ओके। बीएन नो डीएन। 4 इसका नंबर आया था, बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर 6 आया था। 4 और 6 मेरे को यहाँ नहीं भरना है। ये इतना ही चार्ट बनेगा, ओके। तो बहुत आसान है चार्ट बनाना। ये वाला होमवर्क आपका आज का है, जो सब करके लेकर आएंगे और अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे। ओके। चलिए नोट डाउन। यस। ओके, अभी क्वेश्चंस हैं आपके? तो मैं अभी स्टॉप कर देती हूँ। अब आप बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम मेरा तो वही सेम के हाँ, एक बच्चे तो से आपका रिलेटेड क्वेश्चन ही था था ये। कि ये इसको बोलने में इसलिए ये ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता बच्चा, कि मेरी बात ही मेरा फ्रेंड नहीं समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगा, तो वो अपने में रिजर्व अकेला रहना ज्यादा मैम पसंद अच्छा, करता उसका क्वेश्चन पहले आप दो। जब वो बॉर्न होने वाला था, आर यू है। हैप्पी? अम, अब मैं आपको बताऊं, आई एम नॉट हाँ, आप चाहे हर। पर्सनल बताना, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक एक तो ये है। हाँ। चीज आपने नोटिस करनी है। और ओके। what you are going through between your conception period of from month 3 to 5। इसका आंसर आप मुझे चाहे पर्सनल बता देना मैसेज करके। ओके। ठीक ठीक है। है, आई गिव यू आंसर फॉर दैट। ओके। ठीक है, इसका आंसर वहां छुपा है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, आप 4 मुखी रुद्राक्ष अगर आपको बढ़िया वाला मिलता है, आप वो ले लो। ठीक है। रुद्राक्ष में ठीक है। इंडिया से अगर कोरियर कराना भी होगा, तो रुद्राक्ष कोरियर होने में बहुत समय लेता है, बहुत सारी इंक्वायरी होती है रुद्राक्ष के लिए। ओके। हाँ, क्योंकि मैंने पीछे लास्ट ईयर मैंने किसी स्टूडेंट को रुद्राक्ष कुछ गिफ्ट भेजे थे, तो मेरा कोरियर वहां पे उधर ही रुका रहा, मे बी यूके में ही हम रुका लोगों रहा। का मे अगर बी आपका हम लोग का भारत चक्कर जुलाई लगेगा, अगस्त में आना, हाँ, हाँ, तो आना तब होगा आप मेरे से मे ले बी। जाना, मुझे पहले से बता देना, मैं मंगा ठीक के है। रखूंगी आपको कितने चाहिए। ठीक है। ठीक है, क्योंकि 4-5 तो मैं ठीक एक्स्ट्रा है। तो रखती हूँ हमेशा, 4 मुखी। ठीक है। वो 4 मुखी ठीक है। रुद्राक्ष अगर आपको मिल जाए, आप उसको दूध के हम्म। अंदर बॉइल्ड करो। एक ओके। रुद्राक्ष आपका 15 से 20 बार चल जाता है दूध के अंदर। ओके। ओके। ठीक है, आप उसको बॉइल्ड करके वो पिलाएं, ओके। रुद्राक्ष को धो के वापस फ्रीज कर दो। ओह। ओके। ये आप कुछ महीनों तक पिलाएं, आपको असर दिखाई देगा। यहाँ दिल्ली में भी एक और स्टूडेंट है मेरा, उसने अपने बच्चे को दिया है, मेरे से भी वो सेकंड टाइम लेके गया है। ओके। तो आपको स्पीच में फर्क दिखाई देगा, क्योंकि स्पीच ही हमारी कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बिल्कुल। हमें, है ना, तो बिल्कुल उसको नॉलेज रुद्राक्ष है, बहुत बहुत हेल्प चीजों करता को वो है। सर्च करता है, और हाँ बच्चा हाँ, और सब कुछ, बाकी अगर जैसे बट उसका कोई वॉइस का भी होगा ना, मेरे को वॉइस भेजना उसकी कोई, तो मैं लेटर ऑन आपको इसको और भी चीजें बताऊंगी। आई हैव अ सॉल्यूशन ऑफ मैनी थिंग्स। एक तो रुद्राक्ष वाला, अगर ओके। मुझे लगेगा कि उसका वॉइस कुछ ऐसा है जिसको हम हीलिंग के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं, आई टेल यू डैट ऑल्सो, ओके। कि आप खुद ठीक कर लो ओके। उसको। ठीक ठीक है। है। ठीक है, और क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे बड़ी 2008 प्रॉब्लम बॉर्न है ना, यही है। हाँ। 2008 बॉर्न है, तो बच्चा बड़ा ही है अभी, है ना। हाँ। हाँ, 2008 बॉर्न है ना, 18 साल का सत्रह कंप्लीट, अठारह हाँ साल का बच्चा है ना। 18, तो 18 आप कंप्लीट। उसको एक रुद्राक्ष के साथ और एक काम और करा सकते हो, उसको बोलना है अपनी ये 2 फिंगर, ये बृहस्पति की फिंगर होती है, ठीक है, बृहस्पति की ठीक है। फिंगर, ये 2 फिंगर यहाँ रखकर ओके। चैंट करेगा, हम ओके। हम हम
माँ की आवाज देख रहे हो मैं ठीक। यहाँ पे हाथ रखने से कैसे आ रही है? हमिंग। बिल्कुल बिल्कुल। लिप्स पे वो होगी, सनसनाहट होगी। हाँ, टिंग टिंग। ओके तो वो होने देना। ओके। ये रोज ठीक है। आप सो कराइए 10 मिनट के लिए। धीरे धीरे आपको ओके। इंप्रूवमेंट दिखाई एनी देगा। टाइम। दिस इज नॉट मैजिक, किसी टाइम भी। मतलब ये मत ओके करना कि मुझे एक हफ्ते में बोलना मैम कुछ नहीं हो रहा, बट इट गिव्स यू अ ओके रिजल्ट। ओके। जब तक रुद्राक्ष नहीं आ रहा तब ठीक तक है ये स्टार्ट करा दो उसको। ठीक है। उसको बोलो क्योंकि अपनी हमारे जीवन लिए। का नियम बना ले, उसको बस ये बोल दो जीवन का नियम बना ले। और बड़ा बच्चा है, बड़े बच्चे वैसे भी अपनी इन चीजों को लेके बहुत हम्म। सतर्क होते हैं, कॉन्शियस होते हैं कि नहीं बिल्कुल। उनका एक वो, तो उसको ये करवाओ। उसको ना रिजल्ट का होप नहीं ठीक करे, है। बट इट गिव्स अ रिजल्ट, डेफिनेटली गिव्स अ रिजल्ट। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ओके है, बट देता है। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू हाँ, सो मच, वेलकम। क्योंकि हमारे लिए ओके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ एक वही है, उसके अलावा नहीं और मैम, कुछ ठीक हो नहीं है। सकता है वो। ठीक हो सकता है। हाँ। सच में ठीक हो सकता है वो। ठीक है। मुझे एक बार उसका कोई वॉइस ठीक। होगा ना, वॉइस नोट भेज देना मुझे उसका। ठीक है बिल्कुल। डिम्पल जी, जरूर। दिस चार्ट इज कॉल्ड द सफेरियल चार्ट। इसको आप शॉर्ट में याद रखो, दिस इज माय वैदिक चार्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न अ वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है डिम्पल जी? जी परिनीता मैम, जिनको ऑफिस के लिए जाना है वो जा सकते हैं। क्लास ओवर कर रही हूँ, कल मिलेंगे। जी परिनीता मैम। जी अभी मेरा जो डेट है ना, तो मेरी बेटी की डेट में लाइक दो ही हम्म। नंबर आते हैं, 1 और 2। तो आपने वो हाँ लास्ट में जो किया था वो मेरा मिस हो गया था, कि वो मुझे डबल लिखना है या मतलब लाइक उसका बर्थ डेट है लाइक February 10, 2010। तो उसमें दो ही नंबर है, हाँ, तो दो ही नंबर 1 फिल और करने हैं 2। आपको। तो वन फिर वन दो टू टू ऐसा नहीं वन था, राइट? वो वन टू लास्ट में टाइम। मेरा तो वन एक आए, 2 बार आएगा ना डेट का। आपने भरना, हाँ, डेट तो वही पूरी मुझे भर है ना, पूछना था। बेसिक नंबर तो हम भर नहीं रहे हैं। चांस की बात है राइट ना, बेसिक नंबर ही 1 है ना आपका। तो वन राइट। टू टाइम जाएगा आपका। 2010 का अच्छा तो एक 1 आ गया, एक 1 आपकी हाँ, डेट का आ गया। 2 बार 1 आएगा और एक बार 2 आएगा। फरवरी मौन है दो ना। बार। हाँ हाँ, यस, क्योंकि हम 2 बार 20 एक, निकाल एक रहे हैं बार तो दो। इसलिए। हाँ। हाँ, वही मेरा लास्ट वाला मिस हो गया था। आपने लिखा था पर वो मतलब समझते समझते मैं नोट डाउन भी कर रही थी, तो वो मिस हो गया था कि वो हाँ, कैसे जा इतना ही रहा था। आएगा। इतना ही। तो चलेगा। दीपा ओके। जी, एक चीज पूछना है कि जब हमने ये भेजने हैं जो वैदिक वो बना के स्क्वायर्स में डाल के, तो उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ऊपर डाल के फिर ये हाँ, डेट ऑफ स्क्वायर्स बर्थ, बनाना है यस। डेट ऑफ बर्थ अपनी ऊपर डालोगे, नीचे चार्ट बनाओगे और अपना नाम लिखोगे। और अपना नाम लिखोगे। हाँ तो अभी मैं अपनी जैसे बेटी की कर रही थी 30/03/1985। तो हाँ। उसका 3 एक आएगा, फिर 0 तो नहीं काउंट करते ना। हम्म। हाँ, और 0 फिर नहीं काउंट होगा, फिर 3 आएगा। 3 मार्च हम्म। को है ना, हम्म। 30 मार्च, राइट? फिर हाँ, तो 3 तीन तीन दो आएगा। बार आ गया। हाँ, तीन तीन 2 बार नहीं आएगा ना, फिर नीचे थर्टी आएगा ना। मार्च का, 30 मार्च भी तो है। हाँ हाँ, डेट तो थर्टी पूरी मार्च भरनी है ना। वो 30 मार्च का 3 आ गया, मार्च का 3 राइट आ गया, 2 बार 3 आ गया। फिर 1985 बोला आपने, 19 राइट। आएगा नहीं, सेंचुरी लेनी नहीं है, बचा 8 और 5। तो 8 की जगह पे 8, 8 और 5 की जगह पे 5। 5 की जगह। हाँ। ठीक है। हाँ, ठीक है जी। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ दीपा जी जी और संगीता एक जी। क्वेश्चन था। जी दीपा जी परिणीता और एक जी। क्वेश्चन था। हाँ, तो बोलिए। डेट देखिए, अभी डेट के हिसाब से अपना एक बीएन हम निकाल रहे हैं, हम डीएन एक निकाल रहे हैं, और हम्म। अपनी हम्म। नाम की इससे भी मतलब लाइक जो नाम है उसका भी नंबर आएगा। पर हम्म। हमें फिर जैसे अभी ये तीनों हाँ अब हाँ हाँ, अलग एक अलग मिनट हो एक गया। मिनट एक मिनट एक मिनट, नाम का नंबर आएगा। मतलब लाइक स्पेलिंग का जैसे होता है ना, लाइक नाम का हम नंबर चार्ट उसमें में आएगा। नहीं नहीं, चार्ट में नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि जैसे बेसिक नंबर एक अपना आया, डेट ऑफ बर्थ से हम निकालते हैं, और अपना डेट का एक आया, डीएन जैसे आया, राइट? तो इसका हम्म। एक नंबर बना, और अपने खुद के नाम का मतलब लाइक जैसे मेरा नाम प्रणीता है, तो मैं पी मैंने आज आर नाम की ए पहले बताओ, मैंने आज नाम की बात की। नहीं। फिर ओके ओके ओके, तो मतलब लाइक नंबर स्टेप बाय नंबर स्टेप, नंबर। स्टेप बाय ओके, स्टेप केक बनाना है। आइसिंग होना केक भी करते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप केक बनाना सीखेंगे। चलेगा जी, ठीक चलेगा। है। हाँ। ओके जी, धन्यवाद। जी संगीता जी। संगीता जी अनम्यूट। नवनीत भट्टी जी अनम्यूट। संगीता जी के बाद आपकी।
या मैडम, आपने जो अभी सिखाया, मेरा 10 दिसंबर 1963 है। तो ये कैसे होगा? पहले कॉलम में क्या आएगा फिर? यही तो होमवर्क है, करके आएंगे ना। हाँ, तो वो 19 लेना नहीं है, आपने बोला ना जो। सेंचुरी का नहीं लेना है, डेट का नहीं बोला है, हम्म। सेंचुरी का बोला है सिर्फ। हाँ, तो आपकी डेट ही बेसिक 19 है नंबर तो का 1 भी आएगा, 9 भी आएगा, दिसंबर का 1 भी आएगा, दिसंबर का 2 भी आएगा। फिर आपने क्या बोला आगे? 63। 1963, तो 19 आएगा नहीं वहां का, इस सेंचुरी का बचा 6 और 3। तो 6 की जगह पे हम्म। 6 आएगा, 3 की जगह पे 3 आएगा। आगे समझ? अब सेंचुरी नहीं लेनी बस हमें, और 1 के सेंचुरी नहीं जगह लेनी, पे बी एंड 1 डी नहीं आएगा। लेना, बी एंड डी नहीं लेना, बस जितना डेट है ना आपका बस उतना ही फिल करना है, कोई और नई चीज नहीं है। या और फिर बीएम में तो 1 आ रहा है ना, तो वो नहीं लेने का ना? नहीं, बीएन जो हम सिंगल डिजिट पे लेके आ रहे हैं आपको वो फिल नहीं करना है। डेट मान लो अगर 1 जनवरी बॉर्न है तो आप 1 लोगे ना, क्योंकि वो डेट में है। हमने क्या बोला है, सिर्फ डेट को फिल करना है। थैंक यू आकृति जी, थैंक यू डिम्पल जी। कल मिलते हैं जी। नवनीत मैम, हाँ, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ भी होता है और टोटल भी होता बनता है, तो कितना टोटल होता है टोटल आपकी अकाउंट? आवाज एको हो रही है, मुझे समझ में नहीं आई। डेट ऑफ बर्थ भी 8 है एंड मेरा टोटल भी 8 बनता है। तो कोई नहीं, बल्ले बल्ले है 8 8 लेकर। मतलब बहुत ही। अरे तो कोई नहीं मैडम, ये सब तो इकट्ठा कर लिया ना। बनाया नहीं बनाया मैंने, बताओ। बनाया ना? कुछ भी मतलब बनता नहीं है, लाइक कोई भी काम नहीं बनता। काम नहीं बनता? हाँ जी। ठीक है, काम बनवा देंगे आपके। ठीक से ठीक पढ़ो, है। काम बनवा देंगे आपके। ओके जी, महेश भाई जी। मेरा नंबर बर्थ डेट 1911, तो वो हाँ 4 नंबर लेने का, और 1954 तो 19 बात करके 54 का लेने का। हाँ जी, बराबर है? एग्जैक्टली। वन नाइन यस, वन वन फाइव फोर हाँ ओके जी, राइट, बिल्कुल ओके ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके ओके। ओके। थैंक्स। हाँ जी मेघना जी। आ, हाँ जी मैम, तो जैसे मेरा 7/7/1979 है, तो इसमें 19 हटा दिया जैसे आपने बताया, तो सिर्फ 3 बार 7 और 1 9 ऐसे भरा जाएगा। हाँ, आपकी डेट फिल करनी है, सिंपल थिंग इज दैट। सेम क्वेश्चन है सबका, तो सबको यही बोल रही हूँ, आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। और डेट ऑफ जी बर्थ में भी आपकी सेंचुरी जो आ रही है आपको नहीं लेना है। कोई 2001 में बॉर्न है तो 2000 माइनस हो गया, बचा सिर्फ उसमें से एक ही। 2000 नहीं लेना, जी 200 मैम, नहीं लेना, ठीक है, 1 बचा। ठीक है। 2008 है तो उसका 8 लेना है, 2000 नहीं लेना। तो 2017 मैम है जैसे, तो 2000 नहीं लेना, 17 लेना है। तो जैसे अगर 7/7/79 है तो 3 बार 7 और 1 बार 9, दैट्स इट, बाकी खाली है तो खाली, हाँ, यस है यस, ना? बाकी ओके, खाली तो थैंक यू। खाली है। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, डिफरेंट क्वेश्चन है तो बोलो। जारा मैम डिफरेंट है, शबनम मैम डिफरेंट क्वेश्चन है। शबनम मैम, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अभी डम शराब आवाज आ नहीं रही है? सीखा मैंने। हाँ जी। आवाज आ रही? हाँ जी। जी, हाँ जी, बिल्कुल मेरा आ रही है। क्वेश्चन तो वही था जो आपने रेणु जी के लिए एग्जाम्पल दिया कि 8 वाज हर बेसिक नंबर एंड 3 वाज हर डेस्टिनी नंबर। मेरा ऑपोजिट है, मेरा 3 इज माय बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर इज 8। तो द सेम जो आपने उनके लिए कहा था वैसे ही रहेगा, द हाँ, वो कॉम्बिनेशन। वाली बात तो आपके लिए भी सेम रहेगी, जो बात तुमको बोली वो तो आपके लिए भी सेम रहेगी। ओके। ओके, बस थैंक यू। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके जी। प्रीत नैन मैम। जी मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू। बस हमें ये पूछना था, हमें आपसे पर्सनल टाइम मिल सकता है थोड़ा, कि मैम हमें आप कैसे हम मैसेज बुक कर देना कराएं? मुझे, मैसेज कर देना। आज का तो मुश्किल है, आप मैसेज ठीक है, कर कोई देना, मैं बात नहीं। देख लेती हूँ एक बारी। कहाँ पे मैसेज करें, ग्रुप में ही कर दूं? हाँ, ग्रुप में कर दो, या ग्रुप में मेरा नंबर, आप पर्सनल मैसेज करके अपना नाम लिख दो।
ठीक है जी, थैंक यू सो ओके, मच। वेलकम। हाँ जी, चारू जी एंड ममता जी, दिस इज बोथ आर लास्ट। ओके, मुझे भुजिया मैम नहीं चाहिए। सेंचुरी क्यों नहीं लेना? चारू मैम क्या ले बोला ले आपने? ले, खत्म मैंने होने का है। पूछा सेंचुरी क्यों नहीं लेना है? बोलो हाँ, कौन लेता सेंचुरी है? नहीं लेना है। मन नहीं है। हाँ, क्यों नहीं लेना? मैम क्यों भी बता दूंगी, क्यों नहीं लेना, पहले इतना होमवर्क करके आओ। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ओके। हाँ जी ममता मैम, हाँ, अगर 2010 डेट है तो उसका 10 में से सेम सिर्फ क्वेश्चन एक आपको आ लेना गया है। समझ में ममता जी? सेम क्वेश्चन को बार बार करने का कोई फायदा नहीं है। सेम हम्म, चीज बता रही हूँ, सेंचुरी नहीं लेनी मतलब नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी उसका भी रीजन बताऊंगी। सब फीमेल सेंचुरी क्यों नहीं लेता? नहीं मतलब 10 के लिए कौन सा नंबर यूज करना है वैसे पूछे 2010। 2010 है तो सिर्फ वन बचा। ओके, हाँ वही वन। वन कैसे कहा, वन वन बचा तब वहां से, नहीं आता। हाँ, ओके, हाँ हाँ बस। ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ, ओके, हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू। ओके, चलो हम कल मिलते हैं फिर, सेम टाइम पे मिलेंगे। यस। तैयार रहिएगा, होमवर्क करके आइएगा। राधे राधे, जय गुरु जी। थैंक यू। थैंक यू।